भले ही लोग पता नहीं क्या कहते होंगे उनके बारे में, मैं आज भी दिल से कहता हूं क्योंकि हमेशा जुड़ा हुआ मैं उनके साथ, मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है पूरे चीज़ों को। अब वो ज़मीन समाल खां की मैंने खुद FIR करवाई, उसकी रजिस्ट्री कैंसिल करवाई, ज़मीन का कब्जा लिया। ऐसी मैंने सैकड़ों FIR करवा रखी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, नासिक में, आपका करजत में, सब जगह। अगर मैं बात करूं पंजाब की, पंजाब में भी 2020 में एक FIR करवा के 2021 में CM साहब को मैंने कंप्लेंट दे के मेरे संगठन की तरफ से और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करवाई, ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन पंजाब, जो विजिलेंस के आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कार्रवाइयाँ, 65 लोगों को जेल में भिजवाया है, एक की भी जमानत नहीं होने दी। हम इंडिविजुअली, मैं हमेशा शुरू से इंडिविजुअली लड़ता आया हूँ इस पूरी लड़ाई। लॉजिकली बात है, मैं वही करता हूँ हमेशा। मैंने उनको मेल डाली और कहा कि ये लेटर लिखो अब सीधा लोढ़ा कमेटी को। उन्होंने जन कल्याण ट्रस्ट ने वो लेटर लोढ़ा कमेटी को लिखा, जिसके आधार पे लोढ़ा कमेटी ने विटल सी को 100% PACL की सब्सिडरी घोषित करते हुए पूरी कंपनी को अटैच किया था। लोग कहते हैं ये डायरेक्टर है मनदीप काजला, यही जिक्र आए होंगे आपके पास, कंपनी को अटैच करवाया है सोनू। जब लोढ़ा कमेटी बनी 6 महीने का टाइम दिया था रिपोर्ट देने के लिए। लोग कहते हैं ना पैसा देने के लिए टाइम दिया था, पैसा तो देना ही था, रिपोर्ट देनी थी। 6 महीने बाद जब लोढ़ा कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में, क्या आता है कि CBI ने अभी तक हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए हैं 29,130 प्रॉपर्टियाँ जिनको खरीदा गया, जिस समय उस समय जो खरीदी गई कलेक्टर रेट जो वैल्यू है वो 11,369 करोड़ रुपए है। यही कहते हैं ना लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट। और बहुत सारे संगठनों ने कहा कि कंपनी के पास जी प्रॉपर्टी तो 11,000 करोड़ की और देनदारी 50,000 करोड़ है, कंपनी तो खागी, ऐसे ही बोलते हैं ना। और आप लोगों को भी लगता है यार बात में दम तो है कहीं ना कहीं, लेकिन ये पिक्चर अधूरी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद साथियों अप्रैल 2018 का एक ऑर्डर है जिसमें 2800 करोड़ रुपए रिकवर करने के लिए PACL और CBI को आदेश दिया गया था कि जिन ब्रोकरों को पैसा दिया हुआ है, ब्रोकर मतलब ज़मीनें खरीदने के लिए, 2800 करोड़ रुपए रिकवर करना है। हमारा शुरू से स्टैंड ये रहा है कि भैया हमें 2800 करोड़ रुपए रिकवर नहीं करना, उन 2800 करोड़ रुपए से उस समय उसने जो भी चीज़ खरीदी हो वो PACL में अटैच होनी चाहिए। समझ रहा है मेरी बात। उस रिकवरी ऑर्डर पे PACL के डायरेक्टरों ने और CBI ने बहुत लोगों को नोटिस दिया। अंडर टेबल खूब रिकवर हुआ, ऑन रिकॉर्ड लोढ़ा कमेटी की आज तक की आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 1 इंच भी जमीन अगर अटैच हुई हो किसी से 100 करोड़ रुपए भी रिकवर हुआ हो, मेरी जिम्मेवारी। लोढ़ा कमेटी की लास्ट रिपोर्ट 2021 की आप पढ़ना, उसमें 5 प्रॉपर्टियां नई अटैच दिखाई गई हैं और जिनके सामने बाकायदा नाम लिखा हुआ है। एक नाम उसमें से आता है जन कल्याण ट्रस्ट का, जो प्रॉपर्टी मैंने अटैच करवाई थी, कदम मैडम का नहीं, जन कल्याण ट्रस्ट गुजरात, हर्षद चक्रवर्ती जी, जो विटल सी करवाई थी। अभी अगर मैं लास्ट रिपोर्ट की बात करूं, 2021 की लास्ट रिपोर्ट सबमिट हुई कि जी हमने ARC ऑक्शन सब हथकंडे अपना लिए, प्रॉपर्टियां हम नहीं बेच पा रहे हैं। प्रॉपर्टियां बेचने के लिए लोढ़ा कमेटी ने 3 ऑप्शन दिए। उसमें पहला ऑप्शन दिया कि हम प्रॉपर्टियों को स्टेट वाइज बेचें, पूरे स्टेट की प्रॉपर्टियां एक ही पार्टी खरीदे, कोई ऐसी पार्टियां हम लगाएं। दूसरा दिया कि जी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बेचें, डिस्ट्रिक्ट को एक क्लस्टर समझ के उसमें जितनी भी प्रॉपर्टियां एज इट इज वेराइटीज जैसी भी कोई भी पार्टी उसको खरीदे। तीसरा ऑप्शन दिया कि जी जो मेन करीब 1000 प्रॉपर्टियां जिनकी सबसे ज़्यादा EMD हमारे पास ग्राहक आए हैं, हम उनको एक क्लस्टर मान करके उनकी ऑक्शन करें। वो रिपोर्ट 2021 से आई हुई है। सभी संगठन सुप्रीम कोर्ट में हैं, सब संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 आ गया, उस पर कोई जिक्र नहीं हो रहा। डेटें आ रही हैं जा रही हैं, फ़ोटो आ रही हैं जा रही हैं, दिखाया जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं। साथियों 8 नवंबर 2024 का जो आदेश है, उससे पहले मैं अपने संगठन पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से IE मूव की गई हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख लेना। मेरी 2 IEओं डायरेक्शन और इम्प्लीमेंट पे 8 अगस्त 2024 का आदेश हुआ कि प्रॉपर्टियां डिस्ट्रिक्ट वाइज बेची जाएं। हुआ, कमेटी ने काम शुरू किया, एजेंसियां लगा दी गई, प्रॉपर्टियों की वैल्यूएशन, कलेक्टर रेट की डिटेल मांगी गई
और उनके आधार पे लोढ़ा कमेटी ने पहली ऑक्शन निकाली, दूसरी ऑक्शन निकाली जिसमें हरियाणा के 7 जिले आए हुए थे शायद, उसमें से सिरसा बिका है। जिस ज़मीन की 216 एकड़ ज़मीन की कीमत मार्केट वैल्यू 8 से 10 लाख रुपए पर एकड़ थी, उसी में वो ज़मीन बिकी हुई जिसकी FIR और रजिस्ट्री कैंसलेशन का मेरा मैटर सारा मैं पिछले 6-7 साल से लड़ रहा हूँ। वो ज़मीन 35 करोड़ में बिकी, 16.5 लाख रुपए पर एकड़ बैठता है रेट उसका। जहाँ 10 लाख रुपए रेट नहीं है, टिब्बों की ज़मीन है, वो रेतीली ज़मीन है, और वो 16.5 लाख पर एकड़ में बिकी। मेवात की ज़मीन बिकी, अम्बाड़ा की ज़मीन बिकी। सोनीपत में 80-82 एकड़ ज़मीन थी जिसका मार्केट वैल्यू 14-15 करोड़ पर एकड़ था। मतलब वो ज़मीन 1000 से 1100 करोड़ की थी, 567 करोड़ में बिकी है। अभी तीसरा ऑक्शन आया है, इस ऑक्शन में भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट आपने देखे होंगे आए हैं। इस ऑक्शन में हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम ऑक्शनों का जो पैसा आएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 5-7 हज़ार करोड़ रुपए कम से कम इकट्ठा हो ही जाएगा। तो जब 1030 करोड़ में 20,000 तक के ग्राहकों को पैसा दिया गया, तो 5-7 हज़ार करोड़ जब आएगा तो काफ़ी कुछ हद तक लोगों को निजात मिलेगी। अब फ़ोन आते हैं लोटस और किसान के डायरेक्टरों के आप लोगों के पास कि भाई मनदीप काजला जो है वो तो बहुत कंपनियों में डायरेक्टर है, क्यों सैलरी दी थी क्या मनदीप को किसी ने? त्रिपाठी जी के पास कल व्हाट्सएप पे आए हुए हैं, थार गाड़ी के साथ फोटो है, बोले काजला के पास तो थार गाड़ी है। एक फॉर्च्यूनर के साथ फोटो भेज दी, बोले मनदीप काजला जी के पास तो है ना फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसका कोई संगठन नहीं है, मत लड़ो उसके साथ। एक पिस्तौल की फोटो है, बहुत ग्रुपों में आपने देखी होगी, रिवॉल्वर के साथ। भाई ये तो आतंकवादी है, ये तो मतलब हरियाणा, राजस्थान, पंजाब कई स्टेटों में जो है हथियार सप्लाई करता है। ऐसी ऐसी शिकायतें लोटस सोसाइटी और किसान सोसाइटी के डायरेक्टर बहुत से एसपीओ को मेल कर चुके हैं, डीजीपी हरियाणा को मेल की। बड़ा भारी पड़ेगा उनको, क्योंकि मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर की लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ना जानता हूँ। उनके बस में बात नहीं है ये। साथियों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी हम आईए लगाते हैं, कल को कोई सवाल उठे कि आपके पास कितने कस्टमर हैं, तो मुझे फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सिर्फ मैंने वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हिंदुस्तान से मांगे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान से। मेरे पास 18 से 20 हज़ार ग्राहकों के डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आए हैं। मैं आज धड़ल्ले से लड़ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। यानी गिनती पे हम गिन सकते हैं कौन लोग लड़ाई में एक्टिव हैं। इसी तरीके से बड़ी दूर दूर से हमारे जौनपुर से भाई लोग आए हैं, और हमारे जो है रामपुर ज़िले से आए हैं, संभल से आए हैं, अमरोहा से आए हैं अच्छी मात्रा में, कानपुर से हमारे साथी लोग हैं। तो लड़ाई को कई तरीके से हम लोगों ने लड़ा। सवाल यह है कि अगर हम असफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि हम असफल कैसे क्यों हुए। हम लोगों ने तन मन धन से सड़क पे तो लड़ा है, सरकार के खिलाफ लड़ा है, खूब योगी के विपक्ष में नारे लगाए हैं, खूब मोदी के विपक्ष में नारे लगाए हैं, खूब केंद्रीय वित्त मंत्री के विपक्ष में नारे लगाए हैं। लेकिन जो एक जायज़ तरीका था उस पर फोकस ना करके हम लोगों ने प्रयास किया था। आम आदमी पार्टी चिटफंड प्रकोष्ठ का जब जो है हम लोगों ने उसमें योगदान दिया, इस शर्त पे दिया कि संजय सिंह वो एक ऐसे वक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जो हमारी बात को उठा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य उनका कि जैसे ही उनका सत्र शुरू होता था उनको 12 दिन के लिए निलंबित कर दिया जाता था। सदन चलता था 6 दिन और उनको निलंबित कितने दिन के लिए किया जाता था? 12 दिन के लिए। तो कैसे हमारी आवाज़ उठा पाते वो? फिर हम लोग हार गए वहीं पर। तो अब जो एक कड़ी मिली है, हम लोगों ने बहुत गहन विचार विमर्श करने के बाद हमारे विकास त्रिपाठी जी, हमारे दीपचंद शुक्ला जी, हमारे शिवनाथ साहू जी, हमारे मनोज सर, और हमारे बीच में बड़ी बहन बन के आज आई हैं शशि चौहान जी। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो साथी, हमने भी बोला था कि ये वही लोग हैं जो लड़ाई लड़े हैं पिछले 10-11 साल से। किसी ने कम लड़ा है, किसी ने ज़्यादा लड़ा है, लेकिन लड़ाई लड़े वही लोग आज यहाँ पर आए हैं। अयोध्या से हमारे 7-8 लोग लाने वाले थे,
किसी कारणवश या बहाना तो नहीं कह सकते क्योंकि वो लोग लड़ाई में हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे बीच में रमेश गुप्ता जी जो एडवोकेट हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बीच में आए हैं, अयोध्या से भी आए हैं। तो हमारे बीच में 2 बहनें भी आई हैं, बहन जी को छोड़ करके। योगदान सबका रहा है। तो आज हम यहाँ सबसे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि हैं तो उनका हम एक वेलकम, एक स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले जो हमारी प्रथा रही है, जब भी मेहमान हमारा कोई आता है, और लखनऊ तो मेहमान नवाजी में बहुत ही मशहूर है। एक कहानी हमारे टीचर थे सुनाया करते थे सैयद साहब कि लखनऊ मेहमान नवाजी में इतना मशहूर है, पुराना लखनऊ हमारा। आज भी आप जाएंगे कि चाय पियेंगे, 4 लोग बैठे होंगे तो इतना आपको खुश कर देंगे, आपके सगे परिवार वाला आपको इतना खुश नहीं कर पाएगा। इतनी बातों में लुआब है, मीठा मीठा। कुछ मेहमान लोग आए थे लखनऊ नवाब साहब के यहाँ, तो नवाब साहब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना था उनका सब खर्च हो गया घर का। चौथा दिन जब आया, 5वां दिन, कुछ नहीं बचा घर में, तो उन्होंने क्या किया, उनके जूता चप्पल जो मेहमानों के थे, जूता चप्पल बेच करके उनकी मेहमान नवाजी की। तो वो लोग बड़ा खुश हुए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, आपकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा, नवाब साहब ने कहा कि ये मेहमान नवाजी आपके जूते चप्पल के बराबर भी तो नहीं अभी है, अभी तो कपड़े बाकी हैं। फिर वो रुक गए, तो 6ठे दिन तो उनके कपड़े बेच करके मेहमान नवाजी की। तो मेहमान नवाजी में हमारा लखनऊ आगे है, और हर कोई आगे। हमारे घर में जब भी कोई अतिथि आता है उसका हम लोग तन मन धन से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। ये तो हमने एक कहावत सुनाई है। और अब हम चलते हैं आगे की ओर, समय बिल्कुल किसी का बर्बाद ना हो। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में हमारे मनोज कुमार जी हैं। तो मनोज कुमार जी आएँ, और हमारे मनदीप काजला, हम राजकुमार जी को इनवाइट करेंगे। राजकुमार जी आएँ। हमारे विकास त्रिपाठी जी जो कानपुर की धरती से चल के आए हैं। और हमारे डॉक्टर मुन्ना सर आ जाएं, हमारे शिवनाथ साहू जी का। डॉक्टर मोहबे हसन साहब आ जाएं। अमर सिंह जी का जो है कहाँ है? अच्छा, अमर सिंह जी का माला पहना के स्वागत कर दें। मनोज जी। और हमारे वीर सिंह जी आ जाएं, डॉक्टर वीर सिंह जी, जो एक ऐसा अनाथ आश्रम चलाते हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, और वो घर से भगाए हुए दबे कुचले लोग जो सड़क पे पड़े मिलते हैं, लहूलुहान मिलते हैं, कीड़ा पड़ा होता है, उन लोगों का अनाथ आश्रम चला रहे हैं हमारे डॉक्टर वीर सिंह। वेलकम करें हमारे दीपचंद शुक्ला जी का। हमारे बीच में डॉक्टर सरफराज अहमद उस्मानी बिजनौर से हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर मुन्ना सर, अच्छा आप स्वागत करेंगे, मनदीप काजला सर का स्वागत करें। और हम चाहेंगे हमारे बीच से आए हमारे अमर सिंह जी से कि आप हमारे डॉक्टर साहब का माला हाँ, अभी तो बात बनेगा। अब हम चाहेंगे हमारे मनोज सर डॉक्टर मुन्ना सर को माला पहनाएं, डॉक्टर मुन्ना सर मनोज सर को माला पहनाएं, जिससे कार्यक्रम जल्दी हो जाए।
चलिए एक दूसरे की माला पहने। जयमाला वाला हो गया, जयमाला का सिस्टम हो गया तो। यादाश्त रहेंगी ना सबकी। नहीं, हम थोड़ा शुरू से ही साथ रहे हैं। एक बार गफ्फार जी को और पहले जी बिजनौर से, गफ्फार जी को बिजनौर से। हाँ, हमारे गफ्फार जी आ जाएं, हमारे विकास त्रिपाठी सर को माला पहना के स्वागत करें। गफ्फार भाई इधर देखिए। अब हम जो है इनवाइट करेंगे, हमारी रेखा मैम है और कमलेश मैम है, दोनों लोग आकर के हमारी शशि चौहान मैम का जो है हमारी बड़ी बहन है, काफ़ी दिन बाद मिली हैं, लेकिन जो बचा कुचा साथ है बहुत अच्छे तरीके से लोग लड़ाई लड़ेंगे। चलो सामने देंगे सभी का हाथ लगा हुआ है। सामने से और बाकी सब ने केवल निवेशक काम किया था। सभी लीडर हैं और सभी ने जो है खूब माला पहना होगा। हमें याद है कि हम लोग तो अपने जो डीएम साहब थे ब्रजेश सिंह रजावत जी, इनका स्वागत मालूम कैसे करते थे? 1 किलोमीटर पहले ढोल बांगड़े के साथ डांस करते हम लोग इनको लाते थे। इस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, लाइन लगा के। मुझे याद है एक दिन केवल क्लोजिंग बढ़ गई थी, कानपुर गए थे हम, हमारे साथ बाबूलाल जी भी गए थे। 65 लाख रुपए केबिन में ही हम लोग भूल गए थे, बाहर निकाल दिया गया, चलो बाहर निकलो बाहर निकलो। और 65 लाख में से ये नहीं याद आ रहा कहीं किसी ने 2-4 लाख रुपए कम कर दिए तो क्या होगा। यानी पैसे से मोह खत्म हो गया था हम लोगों का, इतना पैसा देख लिए थे हम लोग उस समय। लाइन लगा करके 3-3 बजे रात तक हम लोग क्लोजिंग कराते थे। तो कई सारी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, उस समय का खेल था। मैं तो आज भी कहता हूँ, शुरुआत से कहता हूँ, इतनी अच्छी कंपनी शायद ही कोई होगी पूरी दुनिया में जिसने 90 दिन लेट होने पर 10% बढ़ा करके भुगतान किया हो। ये वही कंपनी हमारी है और इतनी ईमानदार कि अगर सरकार के गलत रवैये से इसको बंद ना किया जाता बल्कि लोगों का पेमेंट कराया जाता, 400 खाते फ्रीज ना कराए जाते, लोगों को पेमेंट धीरे धीरे कराया जाता तो 2 साल में सभी का पेमेंट हो चुका होता और ये कंपनी तब भी नहीं बंद होती, चूँकि लोगों का ट्रस्ट जीत चुकी होती है। लेकिन सरकार के गलत रवैये के हिसाब से, सरकार की मनमानी के हिसाब से, परसों मैं एक जगह मिला तो दावत में गया था तो मिले, भैया हमारी बिटिया बहुत बड़ी हो गई। हमने क्यों? तब हमको याद आया इसके घर से शायद 3 लाख रुपए आया था। तो हमने कहा सेबी के पास पैसा है, सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये पैसा नहीं मिलने वाला। पता नहीं अगली सरकार आएगी देगी कि नहीं देगी, ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठने के बाद सब जो है। अभी हम जयवीर सिंह मंत्री हैं, उनके हम लोग गए थे, उनके शागिर्द सबसे पूछ रहे तुम यहाँ क्यों, अपने विधायक से बात करो जा करके। अरे सांसद मंत्री की तो सुनी नहीं जा रही, अपने विधायक के सामने क्या बात करेगा जा करके। एक फ़र्ज अदायगी है केवल मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना, आपका ज्ञापन ले करके डस्टबिन में डाल दिया जाता है, आप थोड़ी संतुष्टि हो जाती है कि हमने अपनी अरदास पूरी की। तो चलते हैं हम आगे कार्यक्रम की ओर। आज बहुत अमूल्य कार्यक्रम है, इसका कोई मोल नहीं है। हो सकता है आज जो हमारे लोगों के जहन में दफन हो गया है कि अब शायद पैसा नहीं मिलेगा। हमसे जब भी कोई बात करता है तो हम कहते हैं 10% उम्मीद रखिए, 90% नहीं, क्योंकि लड़ाई लड़ने में अपने 90% लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया है। दिया है क्या? 10 लाख की भीड़, 50 लाख की भीड़ हम कर सकते हैं। एक कंपनी 6 करोड़ पीड़ित हैं, क्या कभी हम 6 लाख लोग इकट्ठा हुए एक जगह? नहीं इकट्ठा हुए। लड़े कौन? वही हमारे अपने लोग। घर में बैठ के लोगों ने तमाशा देखा, जब सबका मिलेगा तो
हमारा भी मिल जाएगा। अमेरिका में और भारत में यही एक अंतर है, आपस में बात ना करें। अमेरिका में और भारत में एक ही अंतर है जो हमने सर्च किया है। अमेरिका में जब भी लाइट जाती है तो सीधे पावर हाउस को फ़ोन करता है व्यक्ति, और भारत में क्या है, पड़ोसी के यहाँ देखता है, देखो पंखा तो नहीं चल रहा है। पड़ोसी के यहाँ पंखा नहीं चलना चाहिए, वो समझ जाता है कि लाइट नहीं आ रही है ना। तो हम आज बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच में विकास त्रिपाठी जी हैं या मनोज जी आ जाएं, अपनी बात रखें। तो डॉक्टर मुन्ना सर आ जाएं, चलिए। अमर सिंह जी आ जाएं, नहीं तो मैं बोलता रहूँगा 3.5 दिन तक। बोलने की बहुत आदत है हमें। आइए सर, दो शब्द रखिए। आ जाइए सरफराज जी, आ जाइए। और जो लोग बात रखना चाहें, और जो बात रखना चाहें 2-2 मिनट रख सकते हैं। बात वो रखना जो इन तक कार्यवाही हो, या जो समस्याएं आ रही हैं, जो भी आप पूछना है ना, जो भी आपके ध्यान में सवाल हो, मतलब उससे फायदा सभी का हो जाए वो। आदर के योग्य हमारे सम्मानित आज की इस मीटिंग के हमारे मेहमान श्री मनदीप काजला जी, इस पावन धरती पर उत्तर प्रदेश की, मैं आपका और आपके जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। विकास त्रिपाठी जी का भी, मेरे बड़े भाई, मेरे साथ कई प्रोग्राम में साथ रहे हैं। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं डॉक्टर सरफराज अहमद उस्मानी, राष्ट्रीय महासचिव ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की तरफ से। और मेरा मकसद ये नहीं कि कोई संगठन या किसी पद से हूँ, मतलब मेरा सिर्फ मकसद है कि पल्स का पैसा मिलना चाहिए। जितने लोग आए हैं सब पीड़ित हैं, और हमसे कितने लोगों की उम्मीद जगी हुई हैं, और कितने पूरे भारत के अंदर हम कहां से कहां तक हमने बिजनेस किया है, सब लोग बता रहे हैं। पहले अभी हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने प्रोग्राम हमारा कितना पर रखा, अभी शुक्ला जी से मेरी परसों तरसों बात हुई थी फ़ोन पे, उन्होंने कहा कि भले ही संगठन से कोई मतलब नहीं है, संगठन का, हर प्रत्येक संगठन का एक ही मकसद है कि लोगों का, पीड़ित लोगों का पैसा मिले। किस ढंग से मिले? कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, मुझ पर भी दबाव बना कि डॉक्टर साहब आपको नहीं जाना उस प्रोग्राम में। क्यों नहीं जानेंगे? क्यों नहीं जाएंगे भाई? हमारा मकसद तो हमारी बहन जी का, हमारे भाई साहब का, हमका सबका पैसा मिलना चाहिए। भारत के किसी कोने में जाए, किसी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, सब किसी के भी हाथ जोड़ने पड़े, किसी भी संगठन के साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी हम लोगों की यही है कि हम एक दूसरे से डर जाते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। आज त्रिपाठी जी ने क्या नाम ये उठाया, काजला जी हमारे साथ आए हैं, तो इन लोगों का साथ देना है। सभी का मकसद ये नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, फलाना किसके साथ है, ये इस संगठन का मकसद नहीं है। हम लोग सब पीड़ित हैं, और पीड़ित का मकसद ये है कि सभी लोगों का पैसा पहुँचाना चाहिए। हमारे बीच मनदीप काजला जी मौजूद हैं, वो उनको हमें सुनना है। मैं अपनी ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ कि आप सभी मिलकर इनका साथ दें। जिस तरह के सभी तन मन धन से जहाँ भी बुलाया जाए, मेरा कोई आज बिल्कुल भी किसी कीमत पे मेरे साथ मुन्ना जी हैं, इन्होंने बहुत ही कहा कि मेरी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, 6-7 आदमी का स्टाफ भी मेरे साथ। सर जी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जनरल प्रैक्टिस, लेकिन मेरे बच्चे भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब तुम्हारा चलो 1-8 करोड़ अपना ही तो है। मैंने सर 2011 के अंदर रिजाइन हेड ऑफिस के अंदर PSL के अंदर देख आया था कि कुछ चीज़ें मुझे कमी पाई गई थी, तो मुझे महसूस हुआ था। और त्रिपाठी जी थे, क्या नाम था उनका, हाँ जी, और जी एक AGM थे वसीमुल हक साहब से, उनसे मेरी कोई नोक झोंक भी हुई थी। सर ये बताइए कि आप, मैं हाँ बता दूँ, एक बात बीच में रह गई थी कि मैं उनसे सिर्फ ये गया था अपनी टीम के साथ, 2 अपने सीनियर भी थे, जूनियर भी थे, उनसे मैंने एक बात रखी, सर ये बताइए कि क्या नाम ये अलॉटमेंट का जो मसला है ये क्या चीज़ है। उन्होंने ये तो सबका सही पहुंच जाएगा, घर पहुंच जाएगा। सर मैं बोला सर मेरे 53 बॉन्ड, पॉलिसी बॉन्ड मेरे अपने हैं, जिनकी कीमत 43 लाख कुछ रुपए थी ओरिजिनल मूलधन के रूप में सर, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब बैठ रही थी, 10 लाख वो 10 साल में थी। बोले नहीं, मैं बोला कि सर मेरे सिर्फ 2 वे आए हैं अलॉटमेंट लेटर, बाकी कहाँ गए। उन्होंने कोई डाक की समस्या हो सकती है फलां, बोले ये चीज़ नहीं है, आप ये रिकॉर्ड दिखाइए हेड ऑफिस में, कहाँ है मेरा रिकॉर्ड। मेरा एक इनाम है सरफराज अहमद, और एक मेरी पत्नी का नाम है अफरोज जहाँ के नाम से। मैं किसी अपने पॉलिसी धारक के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, ना किसी एजेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले ये बताइए
तो उन्होंने कोई जवाब इसने इधर को दे दिया, उसने उस दूसरी टेबल पे पहुंचा दिया। शाम तक मैं ये रहा। मैंने शाम को 4:30 बजे रिज़ाइन दे दिया। उस टाइम मेरा ORC 2010 के अंदर 1,03,250 रुपये एक उस मंथ का था। मैं जिस दिन में रिज़ाइन दिया और रिज़ाइन देने के बाद आया तो उन्होंने कहा था, तो कौन थे हमारे अकरम उस्मानी या कोई नरदेव जी थे, वहाँ के बिजनौर के टॉप सीनियर थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तो 3-4 महीने काम करते, बाकी दिन तो ये प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोला मैं 1 दिन करता हूँ या 2 दिन करता हूँ या 1 महीना करता हूँ ये, लेकिन मैं अपना टारगेट पूरा करता हूँ और हर साल 2-4 CMD विनर मेरी टीम में होते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं करा, क्योंकि उस टाइम आपने बताया कि अंधाधुंध पैसा जमा होता था। बड़ी गलती कर दी, तुम इतना पैसा प्रैक्टिस में नहीं कमा सकते हो। मैंने कहा कि कमाओ ना कमाओ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैंने 2011 के अंदर रिज़ाइन दिया और उन्होंने फुल एंड फाइनल मेरा पेमेंट बना के भेजा, तो कमीशन का भेज दिया त्रिपाठी जी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब सर मैं कमीशन के लिए कोई कह रहा है, मेरा तो वो चाहिए, मुझे जिन लोगों का पैसा मैंने जमा कराया उसका फुल एंड फाइनल चाहिए। उन्हें आपको फिर हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं फिर हेड ऑफिस गया तो मैं 27-28 चेक हेड ऑफिस हर संगठन के साथ लड़ाई लड़ा हूँ, चाहे वो भारतीय लोक सेवा दल हो, चाहे PSL वर्कर कल्याण समिति हो, कोई भी संगठन हो, चाहे आपका नरेंद्र पाल दानगढ़ के इंसाफ की आवाज़ हो। लगातार हम उसमें संघर्ष करते आ रहे हैं 7-8 वर्ष से। और मकसद सब यही है सर, संगठन कोई भी हो, किसी के साथ भी हम संगठन में काम करने के लिए तैयार हैं। न किसी संगठन से हमारा बैर है, न द्वेष है। बस मकसद ये है कि हमारा ग्राहकों का पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए हम काम कर रहे हैं कि PSL का पैसा। तो साथियों मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने अभी भी बताया था कि 20,000 तक का पेमेंट आया तो साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। 107 इन्वेस्टर मेरे 20,000 तक के थे, जिसमें 102 लोगों का पैसा मैं लोटा कमेटी से ले चुका हूँ। 102 लोगों का मेरा खुद सेल्फ अपने ग्राहकों का पैसा आया है सर। 5 रहे हैं, 5 जो रहे हैं, 3 का पिलौट है, लोटा दिखा रहा है, और 2 की कोई जिनकी मिसमैचिंग की वजह से नहीं पा रहे। कहने का मकसद यही है कि हम जब संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी। तो साथियों जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता, हमें लगातार प्रयास करते रहना है, लड़ते रहना है। थैंक यू, धन्यवाद। सब लोग एक तरफ थे जिनको याद दिलाना पड़ता खाना खाओ या चाय पियो। यानी सड़क में जो बेसहारा लोग पड़े हुए हैं, घाव होता है, उनको घाव साफ करते हैं, खुद उनका ट्रीटमेंट करते हैं। मंद बुद्धि जिनको ये नहीं मालूम टट्टी पेशाब कब होगा, वो 7-8 लोग अलग पड़े, उनकी भी सेवा का काम कर रहे हैं। ऐसा आश्रम सर ने चला रखा है। हम तो कहते हैं हर कोई आपके यहाँ जाए, सीखे और अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों की सेवा करें। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हमारे डॉक्टर वीर सिंह जी बहुत बड़ा ही सहयोग करते रहते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज के हमारे चीफ गेस्ट मनदीप काजला जी, इनके लिए मैं क्लेम कराना चाहूंगा। और साथ में हमारे सभी स्टेज पर बैठे हुए हमारे सीनियर गण, हमारे साथी, हमारे गुरु, इनके लिए मैं क्लेम चाहूंगा। और दूर दराज से आए हुए सभी साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सारी रात अपना सफर करके, परेशानियां उठा करके और यहाँ पर आपने उपस्थिति दी है, इसके लिए मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ। तो दोस्तों हम कोई वक्ता तो नहीं है, हम एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्य हैं। तो कहना चाहूंगा कि ये संसार जब से बना और जब तक रहेगा, यहाँ पर अच्छाई बुराई, यश अपयश, अमीरी गरीबी, सुख दुख, ये चलता रहेगा, ये कहीं मिटने वाला नहीं है। क्योंकि ये संसार एक विश्वास के ऊपर चल रहा है। हमने भी इस सरकार के ऊपर विश्वास किया। जिस तरह से एक परिवार में एक मियाँ बीवी है, बीवी बच्चे हैं, अगर वो एक दूसरे पर विश्वास न करें, अपने माँ बाप पर ये बच्चे विश्वास न करें और बच्चों पर ये माँ बाप विश्वास न करें, वो परिवार चलने वाला नहीं है। 1994 में हमारी एजेंसी लगी थी PSL में, तो हमने भी ये विश्वास किया था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री,
वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, सबके मैसेज हमें देखने को मिलते थे। हमने विश्वास किया और उसमें जुड़ गए, और आज हम लोगों को 11 वर्ष इस पब्लिक का, बहुत दुखी भाइयों बहनों का, बुजुर्गों का पैसा निकलवाने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या गलती रही उन कस्टमरों की, क्योंकि हमने विश्वास किया था इस सरकार का, पैसा लगवाया अपने रिश्तेदारों का, मिलने वालों का। आज जो रिश्तेदारियां सारी खत्म हो चुकी हैं। सगे दामाद, बहनोई, मामा, फूफा, सभी से रिश्तेदारी टूट चुकी है। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, हकीकत ये है दोस्तों। और हमें कितना बड़ा विश्वास था कंपनी के ऊपर कि हम सीने में हाथ मार के कह देते कि 13 लाख तो हमारे पास प्लॉट है, भैंस है, जमीन है, बेच करके दे देंगे। लेकिन आज हम उनसे कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। मतलब समाज में को निकलना बढ़ना भी हमारा बंद हो गया। तो ये हमारी कमी रही है ना। और हमसे ज्यादा कमी किसकी रही है? जिन्होंने इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन किया, हमसे ज्यादा कंपनी उन लोगों की है, और उन्होंने ही बंद कर दिया। पब्लिक का क्या दोष है, क्या कसूर है? तो जब विश्वास पर चल रहा तो हमने लोगों से मिले, और हमें भी किसी ने जोड़ा तो विश्वास ही तो किया, और इन्होंने तो विश्वासघात ही कर दिया। एक माँ, ये होता है, सुनता है मैं वो सुना भी देता हूँ कि माँ बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक वो बच्चा रोता नहीं है। लेकिन हमारी माँ तो ऐसी है, रात दिन 5-6 लाख तो मर भी चुके और रो भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, भागदौड़ भी कर रहे हैं, लेकिन वो दूध पिलाने वाली नहीं है अभी तक। तो ये है। तो दोस्तों, हमारे मेहमान आए हुए हैं, कहने को तो बहुत कुछ आता है मन में, पर समय का अभाव है। मैं आगे के लिए सबसे हाथ जोड़ करके सबको धन्यवाद दूंगा, और सबके लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज की इस मीटिंग में मेरे बड़े भाई मंदीप काजला जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जितने भी यहाँ सीनियर मंच पे बैठे हुए हैं सभी का स्वागत करती हूँ। और सामने जो बेचारे दूर दराज से आए हुए, चारों खूंटों से, हर कोने से अपना समय लेके आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक समय ऐसा था कि 2011 की बात, 2011 में मेरे घर पे हमारे सीनियर आए, और उन्होंने इतने पीछा नहीं छोड़ा, इतने उन्होंने FD नहीं कराए। 2 प्लॉट बेचे मैंने, और 2 प्लॉट बेच के 10 लाख की FD कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा था, आदमी बहुत इस जीव से बहुत जल्दी बदल जाता है। उन्होंने यहाँ तक किया था मेरे साथ, ये बोला था कि बहन जी हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम भी तो ही रह रहे हैं, आप करो तो सही, चाहे पेपर पे लिखवा लो, हम देंगे आपको पैसा, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और मैंने उनको अपने घर से कम 10 बार तो चाय पिला के भेजा होगा कि भैया नहीं, मुझे रहने दो, आप, मैं नहीं करूँगी, मैं इसमें काम करूँगी ही नहीं। लेकिन नहीं, इतने उन्होंने पैसा जमा नहीं करा लिया, इतने उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं आज ये बात कहना चाहती हूँ कि इसी मुंह से वो बहुत अच्छे थे, और आज कंपनी जाने से इसी मुंह से वो बहुत बेकार हो गए, और ऐसे हो गए। सीनियर थे, उनको आना चाहिए साथ में, लेकिन वो कभी भी नहीं आते, ना कभी फ़ोन करते, ना कभी सहयोग करते। हमने कितनी बार, अभी जो एक हमारी मीटिंग हुई थी तो पता चला कि सब लोग अपने अपने सीनियरों को लेके आओ, तो मैं कुछ लोगों को लेके उनके घर पहुंच गई। मैंने कहा भाई आज तो हम तुम्हारे घर ही रहेंगे, यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे, और जाएंगे भी नहीं। जैसे तुमने FD करी थी ना हमारी, ऐसे ही हम अब तुम्हारे घर रहना सीखेंगे। हंसने लगे। फिर वो एक आध मीटिंग में हमारे साथ आए भी। फिर उसके बाद फिर वही उन्होंने डर्रा अपना लिया, फिर छुट्टी कर दी।
कोई मतलब कोई भी सूझबूझ उनकी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर मैंने किसी का पैसा जमा कराया और कंपनी चली गई, देखो कंपनी कहीं नहीं गई, और जो कंपनी के मालिक थी वो भी बेईमान नहीं थे, मैं कह रही हूँ बिल्कुल, वो भी बेईमान नहीं थे। उन्होंने मरते दम तक ये कहा कि थोड़ा सा तो मुझे वक्त दे दो, मैं एक एक पाई सबकी लौटाऊंगा। लेकिन सरकार जो है ना, जैसे गिरगट रंग बदलता है ना, वैसे सरकार रंग बदलती है। सरकार की वजह से कंपनी बंद हुई। कंपनी बंद होने के बावजूद हमारे सारे भाई बहनें सारे परेशान हो गए, और कितने लोग तो आत्महत्या कर चुके। खुद मेरे चाचा जी ने जहर खा के आत्महत्या की है, खुद चाचा ने मेरे। पल्स में थे बहुत, एक दिन एक महिला आ गई अपने पैसे लेने और बहुत झगड़ा हो गया, और जब उसने गालियाँ वलियाँ दी तो उनको सहन नहीं हुई, और उन्होंने सेल्फास ला के और खेत पे जाके और उन्होंने गोली खा ली, और वे वहीं के वहीं एक्सपायर हो गए। तो ऐसे हमारे बहुत सारे भाई बहुत सारी बहनें हैं जो बेचारे बिना मौत के मरे हैं। तो मेरा कहना ये है, मरो उरो तो कोई मत, संगठन बना के रखो, लड़ाई लड़ो, मरो मत। बस मेरा ये आपसे निवेदन है। मैं अपनी वाणी को विराम दूं। अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे तो रिश्तेदार छूट गए पल्स की वजह से, लेकिन हमारे तो पत्नी ही छूट गई पल्स की। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। सुनो भाई सुनो, हमारी पत्नी ने मना किया था कि इन कंपनियों में काम मत करो। ये बात सत्य है, वो पढ़ी लिखी है कि ये मैं पैसा किसी का मत लगवाओ, 2 मिनट लूँगा। हम नहीं माने, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, गांव से शहर चले गए, कमरा किराए का था। हमने सोचा बच्चों की फीस उस नहीं निकल रही है ट्यूशन वूसन की, इसलिए मजबूरी में भी करना पड़ा, क्योंकि खाली सिक्योरिटी गार्ड से काम नहीं चल रहा था। हमने क्या इसमें करने लगे हम काम। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी बंद हो जाती है। जब कंपनी बंद हो जाती है तो रिश्तेदारों का फोन आना, और कहा यही था बुआ फूफा से कि हम जिम्मेदार हैं। फिर क्या हुआ, हमारे भाई ने हमारे पिताजी की सेवा करने को लिए मना कर दिया। हम शहर में आकर माँ बाप की सेवा हमने करी। हमारे बच्चों ने वो दिमागी संतुलन खो बैठे, उनका सारी ज़िंदगी का कमाई हमारी पिताजी की, उनने इंदिरा विकास पत्र खरीद रखे थे लेकर, और उन माँ ने हमारी ने दूध वूध बेच के सारा पैसा उससे निकाल के मैंने इसमें लगा दिया, वो इंदिरा विकास पत्र। वो उसी दिमाग का संतुलन खो के वो लेटरिन बाथरूम चारपाई पे करते रहते थे। वो का हाय पैसा, माँ और पिताजी दोनों एक बार उस पैसे के चक्कर में हो चुके हैं, पल्स में जो डलवा दिया। उसके बाद हमारे बच्चों ने पिताजी की सेवा करी। हमारे बच्चों ने हमारे पिताजी से ये कहा कि हमारे पापा क्या है, आपके ना होने के बाद ये ज़मीन बेचकर रिश्तेदारों का पैसा दे देंगे। बिजनेस उसे मिला था जो चरित्रवान व्यक्ति था, क्योंकि हमने उनकी चाय पी और हमने कही फूफा ये 1 लाख रुपए ले जाना है, कल को जिम्मेदार मैं हूँ, क्या आज जमान कोई पलट ले। तो हम उसी लिए संगठन से लड़े हैं, उस इज्जत के लिए क्या आज कैसे कह दें कि हमने नहीं कहा था ये। और हम तो हमारे बच्चों ने, बीवी ने हमारी पिताजी को बेला खुशका कर, मुझे नहीं पता, अपने नाम मुआदावा करा लिया ज़मीन का, ताकि मरने के बाद इनके नाम आ जाएगी तो ये ऐसा व्यक्ति है कि ये बेच के इन रिश्तेदारों का पैसा दे देगा। और मैं दे देता, क्यों का बिजनेस उसी को मिला था, किसी लफंगे को बना देते एजेंट तो उसे कोई 1 लाख रुपया एफडी नहीं देगा। और बे रिश्तेदार सब अपने रिश्ते नाते में ही तो हैं, बुआ फूफा, तो उनका पैसा लगा रखा रात दिन। लोग कह दें तो कोर्ट में है, अरे कोर्ट में तो, लेकिन कल हमने चाय पी कहा था कि हम जिम्मेदार हैं, पैसा हम देंगे, ये कंपनी भाग गई तो उसको जमान को काट के डाल दें, क्या करें। तो इसलिए उस गैरत के लिए अब क्या हुआ, वो मुआदावा करा के वो एक्सपायर हो गए। अब वो बात पता चली, उसमें ये लिखवा दिया गया था कि आधी ज़मीन मेरे छोटे बेटे को और बड़े बेटे की ज़मीन मेरे नातियों को दी जाए। तो अब वो एक्सपायर होने के बाद आधी ज़मीन मेरे बच्चों के नाम आएगी, और जो कुछ ज़मीन मैंने प्लॉट खरीदा था वो बीवी के नाम करा दिया। तो हालात वो हो गए हैं कि मुझे रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो मैंने ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े से एक छोटा सा गेट के आगे
कमरा है वो ले रखा है, वो भी कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। और अभी कुंभ लगा तो मैं इस चक्कर में कुंभ गया था कि मैं जीवन में आऊँगा ही नहीं, किसी महात्मा के साथ निकल के वापस घर नहीं आऊँगा। लेकिन वहाँ मैं 4-5 दिन जब रहा तो एक पल्स पीड़ित वहाँ चिलम भरते हुए मैंने देखा, तो वहाँ रात में चर्चाएं हो रही थी। तो मैंने क्या भाई जीवन में एक ही संकट रह गया है कि पल्स का, लोग तो ये कहते हैं ऋषि मुनि सब शास्त्र हमारे का ये आत्मा अमर है और ये पुनः जन्म ले लेती है, लेकिन पल्स का पैसा मिल जाए तो हमें इसी जन्म में पुनः जन्म हो जाएगा। लेकिन फिर मैं वहाँ से चला आया, मैंने कि है कहीं है कुछ नहीं, पैसे का हर जगह खेल है। वहाँ एक महात्मा के पैसा चुरा लिए, वो चिमटेबाजी हो रही, वहाँ मैंने लिया एक्सपीरियंस। फिर मैं लौट आया, मैंने कि अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके और मुझे क्या है पैसा किसी को, घर वालों को नहीं देना। अब मैं अपने जीवन व्यापन के लिए जो खर्च बचा के रखूँगा, ताकि मैं बीमार हो जाऊँ या मेरा कोई भी भाई या कोई रिश्तेदार, आखिर में क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन अभी मर मत देख ये फिल्म दी एंड क्या होती है, समझे। तो अभी लड़ रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड की। यहाँ पर मंच पे आसीन हमारे चीफ गेस्ट माननीय मनदीप काजला सर जी और रामसागर शुक्ला सर जी, विकास त्रिपाठी सर जी और जो भी हमारे मंच पे आसीन सर हैं, उन सभी सीनियरों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और साथ में हमारे इस आज के इस हॉल में बैठे हुए दूर दराज से हमारे जो साथी भाई आए हुए हैं, हम लोग सभी ठगी पीड़ित ही हैं और हम लोग अपने अपने समस्या के निदान के लिए यहाँ पर आए हैं, सर के दिशा निर्देश के लिए आए हैं। तो सर का जो दिशा निर्देश होगा उसी का हम लोग पालन करेंगे और उसी पथ पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संगठन में बहुत सारे काम किए गए हैं और आज जो जिस संगठन बना हर संगठन में हम लोगों ने काम किया है। जैसे रामसागर शुक्ला सर जानते हैं कि हम हर जगह पहुँचते हैं। अभी दिल्ली में जो सर बता रहे थे कि सब जगह रोक लिया गया, तो हम लोग साथ ही में तो जब थाने में बैठाया गया था। तो इस तरीके से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जब तक हम लोग का भुगतान हमारे साथियों का नहीं हो जाएगा तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। और इन बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। धन्यवाद सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज ये जो भी पल्स पीड़ित विचार गोष्ठी में हमारे मनदीप काजला जी जो आए, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। कई बार नाम भी मैंने सर का सुना था, मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुलाकात हुई, मैं इसलिए आया। मैं भी सर बिजनौर से हूँ, डॉक्टर सरफराज जी और हम बिजनौर से आए हैं। और सागर शुक्ला जी का भी धन्यवाद करता हूँ, नाम सुना था इनका भी कई बार। त्रिपाठी जी से तो खैर मेरी बहुत बार मुलाकात हुई है, दिल्ली भी। और सर मैं भी आज तक जहाँ भी कहीं मीटिंग हुई उसे पहुँचा ज़रूर हूँ। उसके गवाह हमारे सरफराज जी हैं और त्रिपाठी जी से तो मैं कई बार दिल्ली मिला हूँ। तो मैं सबका दिल से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर मुन्ना जी हैं भाई, ये भी हमारे पड़ोसी ज़िले से हैं, कई बार इनसे मुलाकात हुई थी। बहन जी से भी कई बार मुलाकात हुई है मेरी, जंतर मंतर भी गए थे। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, यहाँ सब पल्स पीड़ित ही हैं और सबका दुख बिल्कुल इक्वल है, सब दुखी हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं जो दुखी ना हो। समस्या बस फ़र्क केवल इतना होता है कि समस्या हर आदमी को अपनी बड़ी दिखती है और पैसा दूसरे पे ज़्यादा दिखाई देता है। ये संसार का एक नियम है कि समस्या अपनी बड़ी और पैसा दूसरे के पास। साथियों, सब हम दुख में शामिल हैं और सभी दुखी हैं। और अगर ये दुख नहीं होता तो काम करते हुए तो यहाँ इकट्ठा नहीं होते। तो दोस्तों, सब दुखी हैं और इस दुख को मिटाने के लिए, इस दुख को दूर करने के लिए हम काजला जी के और सागर जी के बीच में भाई आए हैं कि भाई दुख हमारा दूर हो और ये समस्या कैसे इसका निदान हो। साथियों, अगर मैं अपनी दुख की बात करूं, चंद बातों में अपनी बात ख़त्म करूंगा, क्योंकि सर को सुनना है भाई हमें, और समस्या का हमें निदान निकालना है। हमारे पास समस्या का निदान नहीं है, क्योंकि हम सब लोग आए हैं समस्या लेकर यहाँ आए हैं। निदान अगर हमारे पास होता तो हम लोग यहाँ नहीं आते। तो समस्या हमारे पास किसी की नहीं है। ये काजला साहब और सागर साहब और त्रिपाठी जी है भाई, इसका समस्या को समाधान इसका निकाल लेंगे। अगर दुख की बात करी जाए तो दोस्तों, मैंने 98 में पल्स में कोड लिया था। उससे पहले मैं एक एमआर था एक कंपनी में, एलएम ब्रिज एक कंपनी होती थी जो गैलेक्सो में चली गई। मैं उसमें एमआर, मैंने 14 साल उसमें काम किया। उसके बाद कई बार मेरे पास पल्स का ऑफ़र आया कि भाई एजेंट बनाओ। मैंने कहा यार मेरे को समय नहीं है। फिर भी कभी कभी होता है कि भाई जोरों का भाई और सारी खुदाई एक तरफ और जोरों का भाई एक तरफ, वही वाली बात होती है ना। तो साथियों, काम करना पड़ जाए, होता है भाई, आप सब लोग इसको भुगतभोगी हैं। काम किया और काम किया। काम करने के बाद दोस्तों, मैंने जो काम किया, ना मैंने सीनियर में विश्वास किया, ना मैंने कंपनी में विश्वास किया। केवल मैंने अपने ऊपर विश्वास किया और कंपनी में जो चीज़ जहाँ थी, जैसे हमारे लोग बताते हैं कि भाई इतनी ज़मीन वहाँ है, इतना है,
पेपर के अकाउंट में मैंने सारी चीज़ को देखा जा करके, मतलब 15 दिन तक मैंने छानबीन किया, बैलेंस शीट भी देखा मैंने हेड ऑफिस में जाके। तब मुझे मन में लगा कि यार कंपनी कहीं जाएगी नहीं, फिर मैंने काम किया। और दोस्तों काम की रफ्तार अगर आप पूछें तो लगभग 5 करोड़ पर मंथ मेरा बिजनेस जाता था। 5 करोड़ दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो 65 लाख रुपए मेरा अपना पल्स में है, और का छोड़ दीजिए, 65 लाख मेरा अपना है। तो आप समझिए कि दुख कितना बड़ा होगा, कितने बड़े मेरे पास निवेशक होंगे। दोस्तों लगभग 20 लाख रुपए मैंने अपने पास से लोगों को दिया भी है, मगर हर चीज़ का एक अंत है। जब आना बंद तो जाएगा कहाँ से? आएगा तो जाएगा, और जब आएगा नहीं तो कहाँ से जाएगा? तो मेरे पास में ऐसा तो था नहीं कि भाई सरकार ने मुझे एक मशीन दे रखी थी, नोट छापो और लोगों को दो, ऐसा नहीं था। जो मैंने जमा किया था वो मैंने फिर लोगों को दान कर दिया, ऐसा समझिए। सर, नाम मेरा कैलाश कुमार है, सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार है। सर मैंने ये 2 सवाल हैं मेरे। एक तो प्लॉटमेंट में जो साथी अभी बोल चुके हैं वो अपनी अपनी बात रखी उन्होंने। एक तो ये प्लॉटमेंट का जो मैटर है, यस या नो वाला, इसकी क्या समस्या है, आप इसका समाधान बताएं। और दूसरा समाधान ये है सर, जिस किसी के नाम में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसका कैसे निपटारा हो सकता है? नॉमिनी मर गया हो, नॉमिनी कोई ख़त्म हो गया है या कुछ है, जैसे अभी हमारे गफ्फार भाई साहब ने कहा, सेबी के बारे में भी या और किसी के बारे में भी थोड़ी सी कमियां कंपनियां की भी हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी की कमी नहीं है, कंपनी की भी आप रहे हैं मेंबरशिप में, थोड़ा सा मुझे जानकारी है। तो मैंने इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो जो सेबी का जो आर्डर था वो थोड़ा सा मैंने सुना है, उसी के मामले में मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि उसमें जो है, जब कंपनी को सेबी कह रही थी कि लाइसेंस इसका ले लो, नहीं लिया कंपनी ने, उसकी कमियां हैं। आपने भी कुछ ऐसा कोर्ट में लिख के दिया था कि जिस बेस पे वो पैसा नहीं मिल पाया। मैंने थोड़ा सा सुना है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने इसलिए 2-4 सवाल मैंने अपने रख रहा हूँ मैं। हाँ, और जी उसके अलावा किसी के नाम में प्रॉब्लम हो तो वो तो रही है, यस का भी प्रॉब्लम है। और जी अमाउंट तो कट के आ ही रहा है सेबी की तरफ से, तो कई समस्याएं हैं ये जो और भाई साहब ने कहा वो ठीक है। जो मेरी समस्या थी वो मैंने बताई, बाकी तो लर्निंग पोर्टल से है समस्या। कमियां कंपनी की भी थी 100%, ऐसा नहीं है कि कंपनी की कम समस्या नहीं थी। मैं इतनी बात अपनी रखते हुए मनदीप काजला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, मैं ज़िला रामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। हमने अभी पिछले टाइम में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जिला अध्यक्ष का काम किया और तमाम वहाँ फॉर्म जमा करवाए तहसील में। मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों के कागज़ ऑफिस में जमा हो गए, उन्हें कच्ची और पक्की पावतियाँ मिल गई, क्या उनका रुपया मिलेगा? जी जी। अच्छा सर, किसी के बॉन्ड भी खो चुके हैं, जैसे कि मैं खुद ही इतना करके जी 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 धन्यवाद। पड़ोसी बात ना करें, जो अहम समय है ये हम लोगों का कीमती समय, रात जाग के लोग आए 400, 500, 600 किलोमीटर से, तो एक एक शब्द सभी का सुने। जैसे राजकुमार सर ने जो सवाल लगाया, ये सवाल हमारा भी है। ऐसे ही 29 सवाल का जवाब लेने हम से भी कई बार गए। एक बार तो हमारे साथ एक ऐसे साथी थे, अमितगर, कह रहे थे 3 मंजिल से इस अधिकारी को लेकर के मैं कूद पड़ूंगा नीचे। कैसे हमने उनको बचाया, यानी इतना। तो क्या हुआ, सेबी ऑफिस ही चेंज हो गया। ऐसी छोटे कमरे में सेबी ऑफिस लखनऊ का हो गया है कि क्वेश्चन आंसर आप नहीं कर सकते, केवल अपना लेटर दे सकते हैं। 3 लोग वहाँ बैठे हैं कोऑर्डिनेटर बन करके, वो केवल आपके लेटर को ऊपर भेजेंगे और जो जवाब आएगा 1-2 महीने बाद तो मिलेगा, तो नहीं तो नहीं मिलेगा। दिल्ली का सेबी ऑफिस जहाँ हम लोग धरना देते थे वो भी चेंज हो गया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेबी हमारे विकास त्रिपाठी जी साथ में हैं। 2.5 दिन का सफ़र बॉम्बे का था हम लोगों का, रास्ते में वही पाव बड़ा मिलता है, यही सब शायद उधर चलता है। कैसे हम लोग दिन गुजारे हैं इससे 5 दिन, और 3.5 घंटे सुपरिंटेंडेंट से बहस हो गई। हमारे साथ रामदेव गौतम जी थे, उनकी आवाज़ तेज़ है, उन्होंने सोचा तेज़ हमारे ऊपर बोल रहे हैं, तो खड़ी हो गई। तो कहा अभी मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी, तो हम लोगों ने कहा सिक्योरिटी बुलाइए, अभी यहाँ पर शूट कराइए। कम से कम 5 लोग ये तो हो गए, 5 लोग मारे गए सुप्रीम कोर्ट में। सुपरिंटेंडेंट से सेबी से जवाब लेने गए थे हम लोग। तो कई सारे काम हम लोगों ने कर डाले हैं, सड़कें रोकी हैं, ट्रेन रोकी है, क्या नहीं किया गया है। पानी की टंकी पर हमारी महिलाएं चढ़ गई थी पंजाब में, क्या क्या नहीं किया गया सरकार से पैसा लेने के लिए। अब
जो बात आती है लीगलिटी में आती है, लीगलिटी में हमारे अभी मनदीप काजला सर बताएंगे क्या क्या सर के पास हाथ में है, और अगर हम लोग उनकी ताकत बन सकते हैं तो क्या हम लोग कर सकते हैं। बात यहाँ पर इसलिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, नहीं तो बजाइए तो बजाइए, नहीं तो ना बजाइए। थैंक यू मैम। तो अब हम चलते हैं मंच की ओर। हमारे अमर सिंह जी हैं, आज पहला परिचय भाई से हमारा है और अपना परिचय भी देंगे। और जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, हमने जिला पंचायत लड़ा था 5 साल पहले। तो धन्यवाद। धन्यवाद। आज की बैठक का बाखूबी संचालन कर रहे आदरणीय शुक्ला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चूँकि बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं, बस सर ये मान चलिए कि केवल जीवित है, केवल 2 बूंद पानी की डालने की ज़रूरत है। ये समझ लीजिए कि चूँकि तरह तरह से सभी लोगों ने अपने संबोधन में बताया, मरे तो नहीं मर जात के लिए पहुंच गए हम लोग, ये स्थिति पे हैं हम लोग। आज की बैठक हमारे पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर्स ट्रस्ट के अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय हमारे मनदीप कांजला सर जी मंच पर विराजमान, बहुत पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ यहाँ से लेके कानपुर से लेके दिल्ली तक पूरा संघर्ष करते हुए आदरणीय त्रिपाठी जी, हमारे शुक्ला जी, आदरणीय साहू साहब जी, हमारी मैडम जी, हमारे आज जो बैठक उपस्थित आज आप सभी लोगों को बुलाया। चूँकि आपने पहले ही कहा था कि बहुत हमने सूचना किसी को नहीं दी ज़्यादा, 2, 4, 6, 10 लोगों को मैंने सूचना दी, फिर भी हम लोग इतने इकट्ठा हो गए हैं। सभी लोग बड़ी बुरी स्थिति पे जी रहे हैं। बहुत सारे संगठन बने हैं, आप लोगों ने देखा होगा, रिजल्ट कुछ नहीं आया है। और हमें आप पर विश्वास है आदरणीय कांजला जी के ऊपर कि जो ये संगठन बना हुआ है, चूँकि आप बहुत अंदर तक जानकारी है, अब बहुत आप लड़ाई लड़ भी रहे हैं, पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ हमें सभी लोगों को सहयोग आदरणीय जी के हाथों को मजबूत करना है। चूँकि हम लोगों ने बहुत वादे, जैसे हमारे अभी बहुत भाव विभोर हो गए थे, चूँकि दर्द बहुत भयंकर है। हम लोगों ने वादा किया था कि अगर पैसा कंपनी देगी तो हम हमारी भैंसिया चाहे वो खोल ले जाओ, ये लोगों से वादे हुए। मैं आपको अपनी कहानी पर, मेरे 8 साल सगे, और जो मेरी पत्नी वो अकेली है, मेरे 8 साल से कोई संबंध इस समय नहीं है। पत्नी है, अच्छा हुआ कि छोड़ के नहीं गई, ये समझ लीजिए। क्योंकि किसी के 2 लाख की एफडी कर दी, किसी 5 लाख की एफडी कर दी। अब अगर कोई बात उनसे कभी कुछ कह देता हूँ, अरे कहीं मारो यार, झूठा आदमी है। इस स्थिति पे जी रहे हैं, किस कंडीशन पे पल्स का, जैसा हमारी बहन जी ने कहा कि वो हमारे चाचा जी समझ लीजिए सल्फास खा के, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं इसी PSL और पल्स के चक्कर में। आज लड़ाई, क्योंकि आपने किसी ने एक और हमारे साथी ने कहा था कि मरने से कोई हल नहीं निकलता है, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जंतर मंतर, दिल्ली रामलीला मैदान, ये से भी आपका लखनऊ, दिल्ली से भी आदरणीय जी ने बताया बहुत सारे हुजूम, जाने कितनी मीटिंगें, जाने कितना घेराव, जाने कितने मिनिस्टर, मंत्री, विधायक, सांसद, ये साले सब थर्ड क्वालिटी के लोग हैं। इन लोगों ने क्या बात हमारी आपकी सुनी है? मुख्यमंत्री जो आज अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं सुनते, जो इस प्रदेश के मुखिया हैं। क्या दर्द है। हमें नहीं कहना चाहिए, किसी पार्टी पे नहीं जाना चाहिए। लोग एक स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ है तुम्हारा सबका साथ, सबका विकास? आप चाहो तो 6 महीने तब लगेगा जब सबका भुगतान हो जाएगा। अगर चाहे लो प्रत्येक ऑफिस खुलवा के कि किसका क्या पेमेंट है, चूँकि किसी ने कहा था कि 2014 का आंकड़ा है 1,85,000 करोड़ की व्यवस्था है कंपनी के पास, और देना कितना है 49,000 करोड़। ये
आंकड़ा है आपका पहले का, उसमें तमाम लोगों को भुगतान हो गया, ये किसी का मिल गया 5,000, 10,000, 7,000 कुछ मिला है, कुछ लोगों के खाते में गया है, मेरी टीम में भी गया हुआ है। तो अब बचे कितना, बहुत नॉर्मल बचा होगा, लगभग 30-35 हज़ार करोड़ बचा होगा। आज जिस तरह खेल पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्या ये हमारे देश के लोग नहीं हैं जो बेचारे पीड़ित हैं, परेशान हैं, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के महिलाएं बेचारे अपनी बिटिया की शादी के लिए इकट्ठा किया, आज उनकी स्थिति, बिटिया की शादी हो गई, उनके लड़का बच्चा हुई गए, पैसा तब भी नहीं मिला अभी तक। कहने का मेरा भाव है कि सभी लोग पीड़ित हैं, हम बिल्कुल, ये स्थिति बड़ी नाजुक है। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं कानपुर से हूं, मेरा वैसे घाटमपुर मूल निवास है, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूं 15 से 21 के बीच में, ये भी पल्स की देन मैं आपको बता दूं, क्योंकि पल्स में सम्मान जो मिला है और जितनी भी कंपनी चल रही है इस देश के अंदर और जितने लोग सीनियर काम कर रहे हैं सर, वो सब एक्सपीरियंस पल्सी का है, इसके पहले कुछ नहीं था। और मैं जिला पंचायत सदस्य बना था, गांव-गांव लिए कार, अरे बोले बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, और वास्तव में सत्य था, जैसा किसी ने अभी कहा था कि एक एक हमने पता किया। हमारा आपका सबका कि मेरा पैसा मिल जाए, इसी बात का लेकर के हम लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं। साथियों, यदि मैं अपनी बात करूं, अभी शुक्ला जी कह रहे थे, इस पल्स संस्था में सन 91 में जुड़ा था, कानपुर ऐसे महानगर में मेरा 42 कोड नंबर था और मेरे नीचे 50,000 की टीम थी। अब सोचिए कितने कस्टमर होंगे, कितने लोग होंगे, ठीक है, और कितने लोगों को हमने पैसा जमा कराया होगा, ठीक है। कंपनी गलत नहीं थी, ये देखा जाए गवर्नमेंट या सेबी के अंडर में कर दिया गया और हमारा आपका पैसा फंस गया। तो हमें आप सबको करना क्या है, सभी साथियों ने बताया, मैं 60 में इतना कहना चाहता हूँ कि यदि हमारी कोई लड़ाई लड़ रहा है पल्स के पैसे को देने के लिए, दिलाने के लिए, तो मैं उनके साथ हूँ, हम सबको साथ उनमें रहना चाहिए। पीछे बहुत सारे संगठन में हम भी गए, बहुत दिल्ली है, लखनऊ है, सब जगह गए, लेकिन जो आपके विषय में अभी दीप शुक्ला जी ने बताया, वो मुझे लगा कि इनके साथ मुझे रहना चाहिए और इस लड़ाई में हमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। कल मुझे कानपुर ऑफिस में मैंने कई दिन पहले से हमारे त्रिपाठी जी ने बताया था, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, कल मैं वहाँ गया, आपकी बातचीत सुना, आप सभी को लगेगा पैसा 100% आपको मिलेगा, आपकी बातों में विश्वास होगा। कल मुझे विश्वास हुआ और मुझसे कहा कि लखनऊ चलना है, तो मैंने कहा पल्स के दिलाने के लिए जो आज हम सब लोग हैं, जो हमारे पास संपत्ति है, जो हमारे पास बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हुए, वो पल्स संस्था से मिला हमें। तो हमें एक दिन नहीं, हमारे त्रिपाठी जी कहने लगे कि साहू जी चलना है लखनऊ, हमने कि एक दिन नहीं, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मेरा पैसा मिल जाए, मैं महीनों समय आपको दे सकता हूँ, क्योंकि कितने लोगों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विनाश, ये इन 10 सालों में मैंने अनुभव किया है कि ये सरकार यही चाह रही है। अगर ऐसा ना चाह रही होती तो कहीं ना कहीं हम पल्स पीड़ित हों या सहारा के पीड़ित हों, क्योंकि सहारा की भी बहुत हमारे घर परिवार के लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। ये 2 कंपनियों का नाम इसलिए मैं लेता हूँ कि 2 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने लोगों को बहुत बड़ा रोजगार दिया था। तो विनाश इसी को कहते हैं ना, बेरोजगार हो गया तो उसके लिए तो बेकार हो गया ना, जीवन बेकार है जब रोजगार नहीं है। सम्मानित मंच हमारे बड़े भाई शुक्ला जी, हिसार से चल के आए हमारे मनदीप काजला जी, इनके विषय में जब से मैंने सोशल मीडिया में ये बैनर का न्योता सबको भेजने लगे तो हमारे पास तरह तरह, अभी भी हमारे पास एक अभी फ़ोन आया, मैंने काजला जी को दिखाया, भी मेरठ से आया। होता क्या है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी पहले जो पैर होते हैं ना, उसके खींचने वाले बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। हमारे
हम बताते चलें, अभी हमारे कन्हैया मिश्रा जी आए हुए हैं छपरा बिहार से, लगभग यहाँ के यूपी के लोग होंगे, जैसे अमरोहा है ना, आप हैं, मतलब यूपी बिहार से आए हैं कन्हैया मिश्रा जी। और एक चीज़ और आपको बता दें कि हमारी पल्स स्पोर्ट सिटी लगभग केसरवानी जी 19 किलोमीटर में है ना, 36 किलोमीटर है ना, मतलब इतना बड़ा एरिया में हमारे पल्स की संपत्ति पड़ी हुई है, यहीं अपने लखनऊ के बगल में मोहनलालगंज में, जहाँ से हमारे ही साथी आज राजेश कुमार जी आए नहीं हैं, वो हमारे वहाँ से चुनाव भी लड़े थे। दुर्भाग्य है, वहाँ से बताते हैं कि हाईवे निकल गए, एक एक दो हाईवे निकल गए। अब समझ सकते हो, जो 10 रुपए की चीज़ थी आज वो 10,000 की, और जो 10,000 की चीज़ थी आज वो 1 करोड़ की हो गई है। साथियों, अपना परिचय दे दें क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विकास त्रिपाठी है और लगभग 1994, क्योंकि पिताजी हमारे 91, आप सभी लोग एक साथ जुड़े थे, 94 में हमको भी पिताजी ने जोड़ लिया और निरंतर चलते रहे। चलते चलते आज 2014 हमारा समाप्त हुआ और उन सभी, मतलब जो हमारा ब्लड है, आपको बता दें, जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं पल्स का है। और जो लोग कहते हैं, मानते हैं कि कंपनी गलत, सब बातें हैं, तो ये बताइए घर में कौन नहीं गलत है? हर घर में गलत है। वर्तमान में जैसा कि अभी एक भैया ने बोला कि माँ से जब दूध मांगो, आज यहाँ हम रो रहे हैं, ठीक, तो ये भैया ये कलयुग चलने लगा ना, तो ये सरकार जो है माँ रूपी है, क्योंकि जो हमारे प्रदेश, मेरे देश का या प्रदेश का जो मुखिया होता है, वो राजा होता है, वो माँ होती है एक तरह से। जब हम पीड़ा करते हैं उनके साथ तो वो क्या बोलते हैं मालूम है? कहते हैं तुम तो आतंकवादी हो, तुम तो गद्दार हो। तो हमने भी कह दिया कि अंग्रेज भी क्रांतिकारी भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को गद्दार और क्रांतिकारी कहते हैं, आतंकवादी कहते थे कि नहीं? लिखा पढ़ी में भी हमने कहीं पढ़ा है। तो हमको गर्व है कि हम गद्दार हैं। किसके लिए? ऐसे भाई साहब बता रहे, बहन जी बता रहे, इनके चाचा खत्म हो गए। मैंने कानपुर में लगभग 10,000 लोगों की जान बचाई है, सब लोग जानते हैं, 10,000। और वो 10,000 मालूम है, आप समझ लीजिए एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, क्योंकि किसी का बेटा होगा ना, हम बेटे हैं ना, अगर मेरी पत्नी है तो हम पति भी हुए कि नहीं हुए? बात समझना। अगर 2 बच्चे मान लो, कहीं कहीं तो 4 हैं या 6 हैं, उसका मैंने बाप भी बचाया, बेटा भी बचाया, बात समझिए, और पति भी बचाया। संगठन वाली बात आई, संगठन इसलिए ज़रूरी होता है। संगठनों ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हमको नहीं मालूम, ठीक, पर हमें ये महसूस हुआ कि हमने उन संगठन के बैनर के तले में, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए ना भाई, नाम के आगे पिता का नाम होना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं उस बेनिफिट उसका हमको कहाँ मिला कि हम कहीं चौकी में या थाने में बैठे हुए हैं तो उनको ये बताया गया कि हमारे साथ हमारे संगठन इतना बड़ा और इतने लोग जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन का हमको ये बेनिफिट। और पैसा भी ऐसा नहीं है, वो अल्लाह से, देखिए आज यहाँ पे आए तो कम से कम कुछ नहीं तो 60 लोग बैठे हुए हैं, जैसा साइन में आया है 60 लोग। अगर यहाँ ना आते तो कामनी मैडम से हमारी मुलाकात हो पाती? बताइए आपसे वो मुलाकात हो पाती? तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ करने से कुछ ना कुछ होता है। ये कभी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। काजला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। त्रिपाठी जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज पे बैठे मेरे सबसे अजीज साथी जो मैं देख रहा हूँ हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 10-12 साल से,
उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के ग्राहकों की एक आवाज़, और वो भी बुलंद आवाज़ बन कर के जो आपके बीच रहते हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी, साहू जी, शुक्ला जी, कामिनी मैडम, मेरे तमाम पल्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए ग्राहक साथियों, फील्ड एसोसिएट, मातृशक्ति महिलाएं, मैं मनदीप काजला सबसे पहले आप सभी का उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती लखनऊ में पहुंचने पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपसे एक उम्मीद ज़रूर करता हूं कि आज जो आप यहाँ आए हैं, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है, उसके लिए मैं ताउम्र आपका और विशेषकर त्रिपाठी जी का ज़रूर कर्जदार रहूँगा कि आपके बीच मुझे आने का मौका मिला। आपसे उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि जो बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे उसको आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। जैसे त्रिपाठी जी ने जिक्र किया, भाई साहब ने जिक्र किया विरोध का और पक्ष का, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इस पे मैं बात करूँगा। अगर मैं मेरा व्यक्तिगत आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, मैं बचपन से पल से जुड़ा हूँ। मेरे सगे रियल चाचा जी हैं, आपने नाम भी सुना होगा, सीताराम काजला जी, जो 1986 में भंगू साहब के साथ जुड़े थे पर्ल्स में। PGF, PACL, लोटस, किसान, नवकेतन, पराक्रम, ये तो नाम है ना, एक्चुअल में क्या है? पर्ल्स है। भंगू साहब ही हैं, बाकी सब तो नाम है। 86 में वो जुड़े, तब फील्ड में जब जाते थे वो लोग, तो उस टाइम भंगू साहब खुद फील्ड करते थे, उस टाइम की उन जीप गाड़ियों में। इस बिज़नेस की शुरुआत कहाँ से हुई? हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से। उस समय से मैं पल्स को जानता हूँ, जब इतना सा था तब से मैंने पल्स को देखा है, बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। 2002 में चलते चलते मेरा हिसार ज़िला है हरियाणा में, हिसार में मेरा एक छोटा सा गांव है फ्रांसी। एक नॉर्मल किसान परिवार से संबंध रखता हूं, मैं कोई लंबा चौड़ा व्यापारी या बिजनेसमैन या कोई धनाढ़ परिवार से नहीं हूं। और गांव में किसान का बेटा, आप मेरे हिसाब से सब जानते होंगे, जिसके 3.5 एकड़ ज़मीन आती है, वो क्या कर सकता है जीवन में। तो मुझे लगा कि भाई, अब जब मैं 2002 में ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय मैंने देखा कि जिस कंपनी को मैंने मेरी आंखों के सामने फलते फूलते देखा है, और मैंने देखा कि भाई पैसा तो मोटा कमाते हैं लोग इसमें, तो मैंने कुछ नहीं देखा कंपनी क्या है और क्या नहीं है। मैंने अपना काम शुरू किया, अपना खुद का पैसा डिपॉजिट, उस समय 240 रुपये महीने का एक प्लान था, आपको अगर याद हो तो, है ना, उससे मैंने शुरुआत की। और फाइनेंशियली हालत ये थी कि 2 या 3 ही किस्तें बड़ी मुश्किल से मैं भर पाया, वो प्लान भी हम नहीं चला पाए। उस सिचुएशन से चले हैं साथियों, 5.5 साल पूरा हुआ, पैसा वापस आया, जिन लोगों के किए थे उनको पैसा वापस आया, तो विश्वास और ज़्यादा बढ़ा। और उसके बाद 2005-06 के बाद 2011-12 तक के अगर मैं बिज़नेस की बात करूं, तो मैंने 3 स्टेटों में 18-20 ब्रांचों में तकरीबन 50 से 55 हज़ार साथियों को जोड़ा। आप फील्ड एसोसिएट है, समझते होंगे मेरी बात। 750 से 800 करोड़ रुपए का बिजनेस मेरा PACL में जमा है। और प्रत्येक वो ग्राहक, प्रत्येक वो व्यक्ति जो 100 रुपये महीने का डिपॉजिट करता था, उस ग्राहक से लेके और 1 करोड़ रुपए के FD कराने वाले ग्राहक तक हर व्यक्ति की जिम्मेवारी लेता हूँ। उनका पैसा वापस दिलाना मेरा नैतिक कर्तव्य और जिम्मेवारी बनती है, जिसके आधार पे मैं आज भी ये काम कर रहा हूँ। दोस्तों साथियों, अगर मैं बात करूँ पुराने एपिसोड की, तो 2011, 12, 13, 14 सब एपिसोड आप सबको पता ही, आपने देखे हैं, देखे हैं ना। मैं जब ये समस्याएं शुरू हुई तब से लेके और उससे पहले भी हमेशा मैं कंपनी के ब्रांच मैनेजरों से, स्टाफ से, DM से, RM से, जो भाई साहब ने जिक्र किया वसीम उल हक साहब AGM थे, चाहे त्रिपाठी जी थे, ज्योति नारायण जी थे, भट्टाचार्य जी थे, गुरमीत था, मतलब भंगू साहब तक मैं सबसे मिलता था। और सबसे मैंने धीरे धीरे मेरे बहुत अच्छे संबंध
बना रखे थे। और आज भी पूरे भारत में पल्स से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे ना जानता हो या मैं उसको ना जानता हूँ। जिनके भी आपके पास फ़ोन आते हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, उनके सबके गादड़ चिट्ठे मेरे पास हैं, वो मेरे बारे में जानते हैं, सब पता है उनको। साथियों, इन तमाम चीज़ों को हम दरकिनार करते हुए अगर हम हमारे संगठन की बात करें, पल्स की बात करें, वैसे तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कंपनी 100% गलत थी, 90% गलत थी या 10% गलत थी। साथियों, इस कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई पर्ल जनरल फाइनेंस लिमिटेड से। पल्स ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड बना, पीजीएफ बना, पीजीएफ लिमिटेड बना, ऐसे ही बने ना हमारी कंपनी। अब ये सिलसिला चल रहा था जब कंपनी की शुरुआत हुई। 5 लोग इस कंपनी में डायरेक्टर बने थे। मैं साहू साहब से रास्ते में जिक्र चला था, शायद आप नहीं जानते। एक पुरी जी थे, आर.के. सियाल, रोहतास सैनी, एक कोई प्रेम सेठ थे शायद, और एक निर्मल सिंह भंगू जी। इन 5 लोगों ने कंपनी शुरू करी। हम आपको 5 साल में डबल देंगे। पैसा लोगों से निवेश लेना शुरू किया। 5 साल के दौरान 5 के 5 डायरेक्टरों ने अपनी अपनी अलग अलग कंपनियां बना ली। गोल्डन फॉरेस्ट सुना है, नीलगिरी सुना है, एवरग्रीन सुना है, ये तमाम कंपनियां इसी से बनी हुई हैं, पल्स से। भंगू साहब के साथी डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बनाई। और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, जो इस पूरी कंपनी का और भंगू साहब की नीयत शुरू से लेकर आज तक आपको स्पष्ट कर देगी। जितने भी ग्राहक साथी यहाँ बैठे हैं या फील्ड एसोसिएट जो नए पुराने बैठे हैं, जितनी भी कंपनियां पल्स से बनी सब फेल हुई, वापिस आई। उनका पैसा किसने दिया जानते हैं आप? उन तमाम कंपनियों का पैसा भंगू साहब ने दिया था। और आज तक के एपिसोड में भी मैं उन कंपनियों की भूमिका और चीज़ें बताऊंगा हम आपको। उसके बाद ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 1991 के अंदर आप सबने सुना होगा, डंकल प्रस्ताव आया, 191 देशों में बिजनेस ओपन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई, एग्रीमेंट साइन हुए, सेबी का गठन हुआ हमारे देश में कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए, देखरेख करने के लिए। सब जानते हैं ना। सेबी जब 91 में आई तो 92 में सेबी ने पीजीएफ को पहला नोटिस दिया कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, आपका जो बिज़नेस मॉडल है, आप कहते हैं कि हम हरित क्रांति के नाम पे ज़मीनें खरीदते हैं, पेड़ पौधे लगाएंगे, वो बड़े होंगे, काट के हम आपको पैसा डबल देंगे, या फिर ज़मीनों के रेट डबल होंगे, हम उसको डेवलप करके बेचेंगे, आपको पैसा वापस देंगे। आपका जो ये बिज़नेस मॉडल है एक्चुअल में ये नहीं है। आप CIS करते हैं, CIS समझते हैं, कलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम। जब सेबी का नोटिस पीजीएफ को आया तो पीजीएफ रजिस्टर्ड थी चंडीगढ़ से। पीजीएफ ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली सेबी के उस नोटिस को चैलेंज करते हुए कि जी ये नोटिस हमारे ऊपर लागू नहीं होता, सेबी के रूल एंड रेगुलेशन हमारे ऊपर लागू नहीं होते, हम CIS नहीं कर रहे, हम रियल एस्टेट कर रहे हैं। इसी दौरान जब ये चीज़ें चल रही थी तो कस्टमर का पैसा सेफ रखने के लिए, फील्ड एसोसिएट को कैरियर जो दिया हुआ था उसको बरकरार रखने के लिए साहब ने एक नई कंपनी बनाई थी। आप सब जानते हैं 96 में PACL, पल्ज गुरवंत एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड, पल्ज एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड, PACL इंडिया लिमिटेड, और लास्ट में बनी PACL लिमिटेड। सब प्रोसेस आपको ध्यान है। अब 96 में जब PACL आया तो 98 में PACL को भी नोटिस थमा दिया सेबी ने कि भाई आप रियल एस्टेट नहीं कर रहे हो, आप CIS कर रहे हो। उस नोटिस को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि PACL जयपुर से रजिस्टर्ड थी, PACL गया जयपुर हाई कोर्ट उसी नोटिस को चैलेंज करने के लिए सेबी के कि जी हम तो रियल एस्टेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीजीएफ में जो कमियां थी, जो हमारी दिक्कतें थी, उनको हमने PACL में दुरुस्त किया। हमने पहले से PACL में ज़मीनें खरीदी, उनको डेवलप करने का एग्रीमेंट किया कस्टमर के साथ, उसका प्लॉट अलॉटमेंट दिया हमने, प्लॉट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए कस्टमर को, रिसिप्ट दिया पैसे का, हर चीज़। रियल एस्टेट का बिजनेस मॉडल था ना। अब उसको चैलेंज किया जयपुर हाई कोर्ट में। अब ये दोनों मैटर जब चल रहे थे तो चलते चलते तब तक हम PGF में सारा निवेश कर रहे थे, हमारे ग्राहकों का पैसा आपको याद होगा। 2002 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है कि PGF रियल एस्टेट नहीं कर रही, PGF
CIS कर रही है, आप अपना बिजनेस बंद करो। याद आपको? तो हमने रातों रात PACL स्टार्ट किया, ऑफिस चेंज किए, स्टाफ चेंज किया, सारे सब चीज़ें याद है ना आपको? आप रिकॉर्ड करोगे पूरे हिंदुस्तान में फैलाओगे इन चीज़ों को, है ना? अब PACL शुरू हुआ, उसके 4 महीने बाद जयपुर हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाता है कि PACL CIS नहीं कर रही है, इनका बिजनेस मॉडल और इनके डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि PACL एक रियल एस्टेट बेस्ड कंपनी है और ये रियल एस्टेट का कार्य कर रही है। वो जजमेंट कंपनी के फेवर में था जयपुर हाई कोर्ट का। उसी जजमेंट के आधार पे हमने PACL को कंटिन्यू किया और हमने सारा पैसा जो है PACL में लगाना शुरू किया। और जुलाई 2003 के बाद रातों रात पूरे देश का विश्वास बढ़ा और उसी विश्वास के दम पे हमने इतना व्यवसाय किया कि 2011 अगर फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो लगभग 11,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय हमने एक साल में डिपॉजिट किया था। किसी भी बैंक का इतना व्यवसाय नहीं था जितना पल्स ने एक फाइनेंशियल ईयर में किया था। और उसी 11,000 करोड़ में जो सबसे बड़ा बिजनेस था वो आप लोगों का था। कानपुर हमेशा नेशनल टॉप पर रही है, मुझे पता है शुरू से। अब इसी दौरान जब दोनों हाई कोर्टों के जजमेंट आए, एक सेबी के खिलाफ आया, एक सेबी के पक्ष में आया, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो जजमेंट PGF के अगेंस्ट आया, उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए PGF गया सुप्रीम कोर्ट। 65-72 सिविल अपील 2004 की PGF का आज भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो जजमेंट PACL के फेवर में आया, उस जजमेंट को चैलेंज करने के लिए सेबी गया सुप्रीम कोर्ट। सब जानते हैं जो PGF का मैटर था, चलते चलते फरवरी 2013 का आप ऑर्डर उठा के देख लेना। उस दौरान सेबी ने पक्ष रखा कि जी PGF CIS हाई कोर्ट का ऑर्डर है, PACL का जो ऑर्डर है हाई कोर्ट जयपुर का, आज आप देखिए उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। PGF और PACL सेम है, कोई अलग कंपनी नहीं है, एक ही है ये। PGF के वकील ने ओवर कॉन्फिडेंस में आते हुए कोर्ट की दलील के दौरान ये कहा कि नहीं जी, हमारा PACL से कोई लेना देना नहीं है, PACL अलग कंपनी है, आप चाहे CBI जांच करवा लो। समझ गए आप पूरा एपिसोड? अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ से लड़ाई शुरू हुई। अब जब CBI की जांच की आई तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा कि ठीक है भाई, CBI इन्वेस्टिगेशन और इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन दोनों कंटिन्यू करी जाए। अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो आपकी प्रॉपर्टी, आपके पासपोर्ट, आपकी तमाम, समझ रहे हैं मेरी बात? इन्वेस्टिगेशन चली फरवरी 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। वो इन्वेस्टिगेशन चलते चलते ये देखा गया कि PGF की 569 करोड़ रुपए के लोगों की मैच्योरिटियाँ जो दी गई, वो सारा पैसा PACL और PACL की छोटी कंपनियों से आया हुआ है और PGF की प्रॉपर्टियाँ PACL में ट्रांसफ़र हैं। भाई ज़मीनों के बदले दिया ना PACL ने, सीधा तो नहीं दिया, लीगल में तो हम कहीं गलत हैं ही नहीं। अब वो लिंक जोड़ दिया PGF और PACL का, और उसकी CBI ने 19 फरवरी 2014 को FIR रजिस्टर्ड कर दी, आपको ध्यान होगा। 3 दिन बाद 22 फरवरी 2014 को CBI ने PGF और PACL के तमाम ठिकानों पे एक बार में 22 जगह छापे मारे, बैंक अकाउंट प्रॉपर्टियां सीज की कर दी गई। ध्यान है ना आपको सब चीज़ें? अब फरवरी 2014 में जब हमारे अकाउंट सीज हुए तो हमारी प्रॉब्लमें और बढ़ गई। हम हाई कोर्ट दिल्ली गए कि जी हमारे बैंक अकाउंट ऑपरेटिव करे जाएं, लोगों को पैसा देना है, कस्टमर यहाँ पीड़ित है। 2 महीने लड़े, फैसला आया, अकाउंट खुले, फिर फ्रीज किया, फिर डीफ्रीज हुआ, फिर अकाउंट बंद किए गए। तो तमाम ये चीज़ें जब होती गई तो कंपनी और पूरा सिस्टम जकड़ता गया। अब अगस्त 2014 में सेबी ने एक फ्रेश नोटिस निकाल दिया, वो भी किस आधार पे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पे, कि अगर आपको लगता है कि PACL CIS कर रही है तो आप इसको नए तरीके से कमेटी बना करके एक नया नोटिफिकेशन आप जारी करके आप जवाब ले सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं।
उस पे सेबी ने डायरेक्ट नोटिस जारी किया। 92 पेज का जो सब जिक्र करते हैं, बहुत सारे संगठन जिक्र करते हैं ना, हम स्पष्ट स्वीकार कर रहे हैं कि ये नोटिस आया कि आप अपना व्यवसाय बंद करें और अगले 3 महीने में ग्राहकों का पैसा वापस करें। यहाँ बैठा हर व्यक्ति जानता है कि अगर किसी के बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हो, अकाउंट खुले हों, तो भी पूरे हिंदुस्तान में 6 करोड़ लोगों को पैसा 3 महीने में नहीं दिया जा सकता। मानते हैं आप ये बात? अब ये समस्या बढ़ी, उसी ऑर्डर को चैलेंज, उसी नोटिस को चैलेंज करने के लिए PACL गया सेबी के ट्रिब्यूनल में, सेट कोर्ट में। मोस्टली लोग जानते होंगे, जानते हैं। अब सेट कोर्ट में कंटिन्यू मैटर गया, हमने बाकायदा, हमने क्या, PACL मैनेजमेंट ने, आपको याद होगा अनिल चौधरी एक डायरेक्टर आया था, क्या था क्या नहीं था मैं बात नहीं करूंगा उस विषय पे। उन्होंने भी एफिडेविट दिया था, 7200 करोड़ रुपए का दे रहे थे ना, कि हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं, 7200 करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं जी, हमें 2 साल का समय दिया जाए, हम हमारी प्रॉपर्टियां बेच करके ग्राहकों का पैसा लौटा देंगे। याद आपको ये चीज़ें आई थी ना, सबके बीच में, सबके बीच में आई हैं ये चीज़ें। अब उसके बावजूद भी सेट कोर्ट में हमारे ही संगठन, हमारे ही लोग जा कर के 200-250 लोग इकट्ठा होकर के हु अल्लाह धूम धड़ल्ला करते हैं और सेट कोर्ट को मजबूर कर देते हैं कि ऑर्डर एज इट इज़ रखा जाए कि आप 3 महीने में पैसा ग्राहकों का लौटाए। सेबी का नोटिस सही है। वो संगठन कौन था, वो लोग कौन थे? हम ही थे। नाम ना लूं किसी का, जरूरत नहीं है ना, सब समझ रहे हैं ना, सब समझ रहे हैं। और वो आज ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम देश का सबसे बड़ा संगठन है, हम ग्राहकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ कहते हैं हम रोडों पे लड़ रहे हैं, कुछ कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोई कहता है जी हम तो बस लड़ ही रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता। अगली बात, उसी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए PACL गया है सुप्रीम कोर्ट कि जी 3 महीने में संभव नहीं है, हमें समय दिया जाए, प्रॉपर्टियां CBI में सीज हैं, बैंक अकाउंट हमारे सीज हैं, आप हमें अनुमति देंगे तो हम प्रॉपर्टियां बेच करके ग्राहकों का पैसा वापस देंगे। उसी सिविल अपील में जो सुब्रतो भट्टाचार्य की तरफ से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ PACL की तरफ से लगाई गई थी, उसी में फरवरी 2016 में ये पूरी की पूरी, मैं आज खुले दिल से कहता हूँ कि भंगू साहब की ही मेहनत थी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी बनाई गई, CGI रिटायर्ड RM लोढ़ा के अध्यक्षता में। निसंदेह एक ईमानदार आदमी हैं जो आज भी आपकी प्रॉपर्टियां बची हुई हैं, आज भी हमें उम्मीद ही नहीं है, पूरा भरोसा है कि हमारा पैसा वापस आएगा। साथियों, मैं खुला बोल रहा हूँ, अगर यहाँ कोई और व्यक्ति होता तो कब की सारी प्रॉपर्टियां सुलटा देता, 5-7 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठे करके, और ये बता देता कि जी आपकी कंपनी गलत थी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। कितनी ऐसी कंपनियां हैं इस देश में जो आज भी इसी हालात में जिसकी मैं बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? एग्जाम्पल गोल्डन फॉरेस्ट को ले लीजिए। अभी एक साथी ने जिक्र किया सहारा का, 25,000 करोड़ रुपया सुब्रतो राय सहारा ने सिर्फ 6 महीने के अंदर जमा करवाया था, आपको अगर याद हो तो। जेल में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया कि जी मुझे 6 महीने की अनुमति दे दीजिए, मुझे सिर्फ ऑफिस दे दीजिए जेल में, मैं आपको पैसा देता हूँ। उस व्यक्ति ने उस जेल में बैठे ऑफिस में 6 महीने में 25,000 करोड़ रुपया सेबी में जमा करवाया। 1-1.5 साल बाद बाहर आने के बाद वो बंदा कहता है, सेबी पे क्लेम करता है कि जी मैंने 25,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं, आज तक आपने 1 करोड़ रुपए भी मेरे ग्राहकों को वापस दिया हो तो मुझे डिटेल दे दो। उसके बाद एपिसोड आता है कि जी ये तो सेंट्रल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है, क्योंकि सोसाइटियों का पैसा है सहारा का। अब सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी अमित शाह जी के अंडर आती है। मैं यहाँ कोई पार्टी या सरकार का जिक्र नहीं करूँगा, जैसे आप लोग करते हो जोश जोश में आके। तो उन्होंने पिटीशन डाली कि जी 5,000 करोड़ रुपए हमें दे दिया जाए, हम ग्राहकों को पैसा बांटेंगे। आप ही के यूपी में ही आके बोला था शायद एक बहुत बड़े आंदोलन उसमें रैली में कि मैं सहारा के लोगों का पैसा वापस दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेबी से 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में पड़ा है, मिला लोगों को। दूसरा एग्जांपल ले लो गोल्डन फॉरेस्ट।
उसकी प्रॉपर्टियां उस समय में इतनी थी कि अगर बेचते तो ग्राहक को 10 बार पैसा दे सकते थे, लेकिन उस पर भी कमेटी बनी और उस कमेटी ने क्या किया, 1992 में जिस कंपनी को बंद किया, 2015-16 में आके उस कमेटी ने गोल्डन फॉरेस्ट के ग्राहकों को पैसा वापस दिया, वो भी सिर्फ 70% पैसा वापस, कि आपके 100 जमा है तो 70 रुपये वापस मिलेंगे। आपको पता है वो पैसा किसने दिया? गोल्डन फॉरेस्ट का जो पैसा ग्राहकों को वापस देने के लिए कमेटी ने जो नोटिफिकेशन निकाला न्यूज़पेपर में, कमेटी के पास पैसा कहां से आया? भंगू साहब से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पल्स ने दिया वो पैसा। गोल्डन फॉरेस्ट का गोल्डन पब्लिक स्कूल अम्बाड़ा से जीरकपुर हाईवे रोड पे है, हमारी ही एक कंपनी MDB फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने वो खरीदा था, हमारे PACL से वो पैसा गया हुआ है, तब उन ग्राहकों को, लोगों को पैसा वापस मिला है। तो आपको क्या लगता है अगर भंगू साहब को मौका देते तो क्या पैसा नहीं मिलता? मिलता ना। उसी सोच और उसी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं साथियों। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैं कंटिन्यू साहब के साथ टच में था, जब सतवड़ी फार्म पे मिलते थे या छतरपुर मिलते थे या दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, कहीं भी मैं हमेशा मिलता था। मैं मिलके एक ही बात कहता था, किसी सीनियर के थ्रू नहीं, भले ही लोग पता नहीं क्या कहते होंगे उनके बारे में, मैं आज भी दिल से कहता हूं क्योंकि हमेशा जुड़ा हुआ मैं उनके साथ, मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है पूरे चीज़ों को। अब वो ज़मीन समाल खां की मैंने खुद FIR करवाई, उसकी रजिस्ट्री कैंसिल करवाई, ज़मीन का कब्जा लिया। ऐसी मैंने सैकड़ों FIR करवा रखी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, नासिक में, आपका करजत में, सब जगह। अगर मैं बात करूं पंजाब की, पंजाब में भी 2020 में एक FIR करवा के 2021 में CM साहब को मैंने कंप्लेंट दे के मेरे संगठन की तरफ से और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करवाई, ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन पंजाब, जो विजिलेंस के आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कार्रवाइयाँ, 65 लोगों को जेल में भिजवाया है, एक की भी जमानत नहीं होने दी। हम इंडिविजुअली, मैं हमेशा शुरू से इंडिविजुअली लड़ता आया हूँ इस पूरी लड़ाई को, हमेशा से हर संगठन के साथ रहा हूँ। शुरू से सुप्रीम कोर्ट में जनलोक प्रतिष्ठान पार्टी है कदम मैडम, मैं शुरू से उनके साथ सुप्रीम कोर्ट जाता रहा हूँ, हर डेट पे हर चीज़ को मैंने बड़ा नज़दीकी और बारीकी से देखा है, हर ऑर्डर मेरी उंगलियों पे रखा हुआ है। इसी दौरान करजत में एक ज़मीन थी हमारी 52 एकड़ विटल सी की, योगेश जैन ने 2017 में उसमें से 48 एकड़ ज़मीन बेच दी सोनू निगम को, गायकार को, 15 करोड़ में, जो ज़मीन हमारी उस समय 30-35 करोड़ की थी। उस पर भी बात साहब से हुई, साहब ने कहा काजला खींच दे कार्रवाई। मैं कहा ठीक है जी, आप ही की परमिशन चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विटल सी में मैं एज ए एडिशनल डायरेक्टर गया, 6 महीने उसमें डायरेक्टर रहा। उस दौरान विटल सी के तमाम डॉक्यूमेंट्स और कागजात मैंने लिए और मेरी पर्सनल मेल से गुजरात का एक संगठन है जन कल्याण ट्रस्ट, हर्षद चक्रवर्ती जी उसके प्रेसिडेंट हैं, उनकी ट्रस्ट की मेल पे डायरेक्ट आज भी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ मैं, अनलॉजिकली बात कोई नहीं करूँगा, दो लॉजिकली बात है मैं वही करता हूँ हमेशा। मैंने उनको मेल डाली और कहा कि ये लेटर लिखो अब सीधा लोढ़ा कमेटी को। उन्होंने जन कल्याण ट्रस्ट ने वो लेटर लोढ़ा कमेटी को लिखा, जिसके आधार पे लोढ़ा कमेटी ने विटल सी को 100% PACL की सब्सिडरी घोषित करते हुए पूरी कंपनी को अटैच किया था। लोग कहते हैं ये डायरेक्टर है मनदीप काजला, यही जिक्र आए होंगे आपके पास, कंपनी को अटैच करवाया है। सोनू निगम आज भी घूमता फिर रहा है कि जी किसी भी तरीके से मेरा पेंडा छुटवा दो। मैंने कहा जी 25 करोड़ रुपए लोढ़ा कमेटी में जमा करवा दो, बात खत्म, मुझे कोई तेरे से व्यक्तिगत द्वेष भावना नहीं है। उसके बाद अगर बात करूं मैं PACL के बाद और भी छोटी कंपनी आई, बाद में बात करूंगा इस पर। जब लोढ़ा कमेटी बनी 6 महीने का टाइम दिया था रिपोर्ट देने के लिए, लोग कहते हैं ना पैसा देने के लिए टाइम दिया था, पैसा तो देना ही था, रिपोर्ट देनी थी। 6 महीने बाद जब लोढ़ा कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में, क्या आता है कि CBI ने अभी तक हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए हैं 29,130 प्रॉपर्टियां जिनको खरीदा गया, जिस समय उस समय जो खरीदी गई कलेक्टर रेट जो वैल्यू है वो 11,369 करोड़ रुपए है, यही कहते हैं ना लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट। और बहुत सारे संगठनों ने कहा कि कंपनी के पास जी प्रॉपर्टी तो 11,000 करोड़ की और देनदारी 50,000 करोड़ है, कंपनी तो खा गई, ऐसे ही बोलते हैं ना। और आप लोगों को भी लगता है यार बात में दम तो है कहीं ना कहीं, लेकिन ये पिक्चर अधूरी है, ये तो ट्रेलर है।
पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद साथियों अप्रैल 2018 का एक ऑर्डर है जिसमें 2800 करोड़ रुपए रिकवर करने के लिए पीएसीएल और सीबीआई को आदेश दिया गया था कि जिन ब्रोकरों को पैसा दिया हुआ है, ब्रोकर मतलब ज़मीनें खरीदने के लिए, 2800 करोड़ रुपए रिकवर करना है। हमारा शुरू से स्टैंड ये रहा है कि भैया हमें 2800 करोड़ रुपए रिकवर नहीं करना, उन 2800 करोड़ रुपए से उस समय उसने जो भी चीज़ खरीदी हो वो पीएसीएल में अटैच होनी चाहिए। समझ रहा है मेरी बात? उस रिकवरी ऑर्डर पे पीएसीएल के डायरेक्टरों ने और सीबीआई ने बहुत लोगों को नोटिस दिया। अंडर टेबल खूब रिकवर हुआ, ऑन रिकॉर्ड लोढ़ा कमेटी की आज तक की आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 1 इंच भी जमीन अगर अटैच हुई हो किसी से 100 करोड़ रुपए भी रिकवर हुआ हो, मेरी जिम्मेवारी। लोढ़ा कमेटी की लास्ट रिपोर्ट 2021 की आप पढ़ना, उसमें 5 प्रॉपर्टियां नई अटैच दिखाई गई हैं और जिनके सामने बाकायदा नाम लिखा हुआ है। एक नाम उसमें से आता है जन कल्याण ट्रस्ट का, जो प्रॉपर्टी मैंने अटैच करवाई थी, कदम मैडम का नहीं, जन कल्याण ट्रस्ट गुजरात, हर्षद चक्रवर्ती जी जो विटलसी करवाई थी। दूसरा नाम आता है, 2 प्रॉपर्टियों के सामने नाम आते हैं, इकोनॉमिक सेल पंजाब जो मेरी कंप्लेंट पे प्रॉपर्टियां अटैच हुई थी। और तीसरा नाम आता है एक मिस्टर शाह थे, मुझे नाम देवांगत शाह बॉम्बे का, उसका 15 करोड़ रुपए का बंगलो अटैच करवाया, वो भी इकोनॉमिक सेल विंग पंजाब में मेरी कंप्लेंट पे। 5 में से 4 प्रॉपर्टियां मैंने अटैच करवा रखी हैं। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट कहती है साथियों, अब जितने भी संगठन इस देश में पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं, एक भी संगठन ने कोई भी गैर कानूनी जमीन बिकने पे या कब्जे पे पूरे हिंदुस्तान में एक भी एफआईआर करवाई हो तो बताओ, एक भी प्रॉपर्टी अटैच करवाई हो तो बताओ, एक भी कंपनी अटैच करवाई हो तो मुझे बताओ। ये तमाम काम मैंने अकेले किया है बिना किसी संगठन के, तब लोग जलते हैं। अब ये जो प्रोसेस चल रहा था तो 2021 में मुझे शशि धीमान जी जो अम्बाड़ा से हैं, ये हमेशा मेरे विरोधी थे, हमेशा से, क्योंकि ये कभी एआईएसओ से जुड़े, कभी दूसरे संगठनों से जुड़े, तो उस वजह से ये हमेशा मेरा विरोध करते थे कि जी आप तो भंगू साहब के आदमी हो, आप तो भंगू साहब की फेवर करते हो, आप कंपनी की मदद करते हो, आप तो कंपनी की फेवर करते हो। लेकिन लास्ट में उस व्यक्ति ने भी फ़ोन करके मुझे कहा कि काजला जी आप सही हो यार, अब आप एक काम करो, मकान जी बोले आप अकेले चलते हो, अकेले लड़ रहे हो, अकेले मत लड़ो, आप एक कोई संगठन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और उसके नाम पे काम करो, साथ में हम खड़े हैं, आपके लोग हम जोड़ देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो शशि धीमान जी के कहने पे मैंने ये 2021 में ये संगठन रजिस्टर्ड करवाया था। उसके बाद जितनी भी कार्रवाइयाँ करी हैं मैंने संगठन के बेस पे करी है। लोढ़ा कमेटी और सीबीआई को हज़ारों एप्लीकेशनें लिख रखी हैं, जैसे एक साथी ने कहा ना कि उनको छिड़ते रहना चाहिए। आज कोई भी एप्लीकेशन जब मेरी तरफ से जाती है ना तो उनको लगता है यार कुछ तो है इसमें, दम है। हर स्टेट डीजीपी को बाकायदा लोढ़ा कमेटी और सेबी ने लेटर लिख रखा है। कहो तो मेरे लैपटॉप में मैं आपको सैकड़ों लेटर दिखा दूं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मनदीप काजला की जितनी भी शिकायतें आपके पास आती हैं तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड करो। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में 2023 और 2024 में डीजीपी हरियाणा ने स्टेट क्राइम से जांच करवा के मेरे बयान लेके, मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के डीजीपी हरियाणा ने एक लेटर जारी करा हर डिस्ट्रिक्ट के एसपी को कि आपके यहाँ मनदीप काजला की अगर कोई भी शिकायत आती है आप तुरंत एफआईआर करो। हम लीगल और कानूनी लड़ते हैं। आज हरियाणा पंजाब में किसी की हिम्मत नहीं कोई 1 इंच ज़मीन बेच दे, इतना कंट्रोल हम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, उनके एक्शन गुजरात और महाराष्ट्र की ज़मीनों के भी एक्शन मैं ले रहा हूं हरियाणा में बैठा। ये तो शायद किसी ने नहीं बताया होगा आप लोगों को। डीजीपी ने क्या लेटर जारी कर रखा वो भी नहीं बताया होगा। सेबी मेरे बारे में क्या लिखती है वो भी नहीं बताया होगा। सुप्रीम कोर्ट में मैंने कितनी आईए फाइल करी हैं और कितनी मेरे आईओ पे आदेश आ चुके हैं वो भी शायद किसी ने नहीं बताया होगा आपको। लास्ट ऑर्डर की भी अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की एक चीज़ और आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा। लोढ़ा कमेटी की पहली रिपोर्ट में लगा कि भैया ये तो 11,300 करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं। कमेटी ने कहा जी इसको हम आज की डेट में अगर बेचना चाहें तो मुश्किल से 7200 और कुछ करोड़ लिखा था ना, कितने करोड़ में ये बिकेंगी प्रॉपर्टियां?
7250 या 62 ऐसा कुछ था कि इतने रुपए में बिकेगी ये, तो उसका ऑब्जेक्शन हमने लिया था। PACL ने उसका प्रपोजल दिया था, आपको अगर याद हो तो, कि जी आप 7200 करोड़ में बेच रहे हो, हम आपको 15,000 करोड़ रुपए देंगे, 2 साल का टाइम दे दो। अब PACL के किसी भी डायरेक्टर में हिम्मत है कि वो ये प्रपोजल लिख करके और साइन करके दे दे? उसके पीछे कौन था? एक ही शख्स था। उसके बाद PACL ने 18,000 करोड़ का प्रपोजल दिया। तब लोढ़ा कमेटी और सेबी ने लिखा कि PACL का प्रपोजल तो ठीक है, लेकिन इसको हम स्वीकार तब करेंगे जब इसके साथ भंगू साहब का अंडरटेकिंग लगेगा। लेटर है ये, बाकायदा लीगल बात कर रहा हूँ मैं। अब भंगू साहब ने अपना अंडरटेकिंग दिया, अगले प्रपोजल में 23,000 करोड़ देंगे और 2 साल में का हमें समय चाहिए और लास्ट ग्राहक तक के पैसे की जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। पता आपको इस बात का? और फिर भी लोग क्या कहते हैं पता नहीं। 28,000 तक का प्रपोजल दिया। इन प्रपोजलों का उच्चतम न्यायालय में विरोध किसने किया? बताओ आप मुझे। मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा, सबने किया। हू हल्ला पाके एक नई ऑर्डर करवा दिया कि जी ये मामला ARC को दे दीजिए। एसेट रिकवरी कंसल्टेंट या कोई कंपनी आए, वो प्रॉपर्टियों को बेचे और पब्लिक का पैसा वापस देने के लिए लोढ़ा कमेटी में जमा करवा दे। अब रातों रात ऐसी ऐसी ARC कंपनियां आई जिनके अगर कागजात हम संभालें तो उनके पास 4,000 रुपये हैं नहीं और वो बात करने के, जब हम 50,000 करोड़ रुपए दे देंगे। हमने उनके प्रपोजलों पे भी ऑब्जेक्शन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में जनलोक प्रतिष्ठान था, तमाम डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें हम करते गए। ऑनलाइन ऑक्शन हुआ, 113 प्रॉपर्टियां बिकी। कितने में? 83 करोड़ में। आपको याद है? उस पे भी जनलोक प्रतिष्ठान की रिट पिटीशन 640/2016 ऑब्जेक्शन लिया गया कि जिन 113 में से एक प्रॉपर्टी 150 करोड़ की है, ये हमारे पास त्रिपाठी जी बाहर बैठे हैं और आपने बेच दी 83 करोड़ में, हमारा पब्लिक का पैसा कौन देगा? आज तक कमेटी ऑक्शन नहीं करवा पाई, रुका ना मामला। उसके बाद आपको अगर याद हो तो जुलाई 2018 के एक ऑर्डर है जिसमें पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने, पूडा ने, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रपोजल दिया था लोढ़ा कमेटी को। PACL ने पूडा को लिखा, पूडा ने दिया लोढ़ा कमेटी को और लोढ़ा कमेटी ने रखा सुप्रीम कोर्ट के आगे कि लुधियाना, बठिंडा और मोहाली 3 प्रोजेक्टों पे, जैसे अपने यहाँ रॉयल गार्डन है ना, यहाँ का प्रोजेक्ट है लखनऊ का, ऐसे ही सेक्टर 100 और 104 मोहाली के, लुधियाना में एक सेक्टर और एक बठिंडा में, इन तीनों प्रोजेक्टों पे पूडा 10,000 करोड़ रुपए देने का प्रपोजल उन्होंने दिया। दूसरा नहीं आया यहाँ। तो कहने का तात्पर्य, लास्ट तक मैनेजमेंट और भंगू साहब सोचते रहे कि हम ग्राहकों को पैसा वापस दें। बहुत अनगिनत ऐसी बातें हैं, जिक्र करेंगे तो कल भी शायद लंबा समय हो गया था, कुछ साथियों ने बोला था जी ज़्यादा टाइम मत लेना। कहने का तात्पर्य, ऐसे आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लोढ़ा कमेटी की रिपोर्टें बताती हैं, स्पष्ट हो रहा है। इसके साथ साथ अभी अगर मैं लास्ट रिपोर्ट की बात करूं, 2021 की लास्ट रिपोर्ट सबमिट हुई कि जी हमने ARC ऑक्शन सब हथकंडे अपना लिए, प्रॉपर्टियां हम नहीं बेच पा रहे हैं। प्रॉपर्टियां बेचने के लिए लोढ़ा कमेटी ने 3 ऑप्शन दिए। उसमें पहला ऑप्शन दिया कि हम प्रॉपर्टियों को स्टेट वाइज बेचें, पूरे स्टेट की प्रॉपर्टियां एक ही पार्टी खरीदे, कोई ऐसी पार्टियां हम लगाएं। दूसरा दिया कि जी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बेचें, डिस्ट्रिक्ट को एक क्लस्टर समझ के उसमें जितनी भी प्रॉपर्टियाँ एज इट इज़ वेराइटी जैसी भी कोई भी पार्टी उसको खरीदे। तीसरा ऑप्शन दिया कि जी जो मेन करीब 1000 प्रॉपर्टियाँ जिनकी सबसे ज़्यादा EMD हमारे पास ग्राहक आए हैं, हम उनको एक क्लस्टर मान करके उनकी ऑक्शन करें। वो रिपोर्ट 2021 से आई हुई है। सभी संगठन सुप्रीम कोर्ट में हैं, सब संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 आ गया, उस पर कोई जिक्र नहीं हो रहा। डेटें आ रही हैं, जा रही हैं, फ़ोटो आ रही हैं, जा रही हैं, दिखाया जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं। साथियों, 8 नवंबर 2024 का जो आदेश है, उससे पहले मैं अपने संगठन पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आईए मूव की गई हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख लेना। मेरी 2 आईओ डायरेक्शन और इम्प्लीमेंट पे 8 अगस्त 2024 का आदेश हुआ कि प्रॉपर्टियां
डिस्ट्रिक्ट वाइज बेची जाएं। हुआ, कमेटी ने काम शुरू किया, एजेंसियां लगा दी गई, प्रॉपर्टियों की वैल्यूएशन, कलेक्टर रेट की डिटेल मांगी गई और उनके आधार पे लोढ़ा कमेटी ने पहली ऑक्शन निकाली, दूसरी ऑक्शन निकाली जिसमें हरियाणा के 7 जिले आए हुए थे शायद, उसमें से सिरसा बिका है। जिस ज़मीन की 216 एकड़ ज़मीन की कीमत मार्केट वैल्यू 8 से 10 लाख रुपए पर एकड़ थी, उसी में वो ज़मीन बिकी हुई जिसकी एफआईआर और रजिस्ट्री कैंसलेशन का मेरा मैटर सारा मैं पिछले 6-7 साल से लड़ रहा हूँ। वो ज़मीन 35 करोड़ में बिकी, 16.5 लाख रुपए पर एकड़ बैठता है रेट उसका। जहाँ 10 लाख रुपए रेट नहीं है, टिब्बों की ज़मीन है, वो रेतीली ज़मीन है और वो 16.5 लाख पर एकड़ में बिकी। मेवात की ज़मीन बिकी, अम्बाड़ा की ज़मीन बिकी। सोनीपत में 80-82 एकड़ ज़मीन थी जिसका मार्केट वैल्यू 14-15 करोड़ पर एकड़ था। मतलब वो ज़मीन 1000 से 1100 करोड़ की थी, 567 करोड़ में बिकी है। अभी तीसरा ऑक्शन आया है, इस ऑक्शन में भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट आपने देखे होंगे आए हैं। इस ऑक्शन में हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम ऑक्शनों का जो पैसा आएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 5-7 हज़ार करोड़ रुपए कम से कम इकट्ठा हो ही जाएगा। तो जब 1030 करोड़ में 20,000 तक के ग्राहकों को पैसा दिया गया तो 5-7 हज़ार करोड़ जब आएगा तो काफ़ी कुछ हद तक लोगों को निजात मिलेगी। इसके बीच में इसी दौरान बहुत सारे मैटर और चल रहे हैं जिसमें बतौर प्रेसिडेंट पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट मैंने 4-5 आईए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी हैं, उन पे मैटर चल भी रहा है। आपने मैटर सुने होंगे, वीडियो देखी होंगी, अपने ग्रुपों में डालता हूँ, मैं थोड़ी डालता हूँ, ज़्यादा नहीं डालता, थोड़ी डालता हूँ ताकि आपको कम से कम ये लगे कि हाँ काम हो रहा है। उस पर भी जल्दी आपको उसके आदेश ऑर्डर आपको मिलेंगे। ग्राहकों के हित में हम कितने आदेश सुप्रीम कोर्ट से करवा रहे हैं, कितना हम काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके बीच में और आपके सामने हैं साथियों। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी भी अगर बात करूं, कार्रवाई करूंगा। अब फोन आते हैं लोटस और किसान के डायरेक्टरों के आप लोगों के पास कि भाई मनदीप काजला जो है वो तो बहुत कंपनियों में डायरेक्टर है, क्यों सैलरी दी थी क्या मनदीप को किसी ने? त्रिपाठी जी के पास कल व्हाट्सएप पे आए हुए हैं, थार गाड़ी के साथ फोटो है, बोले काजला के पास तो थार गाड़ी है। एक फॉर्च्यूनर के साथ फोटो भेज दी, बोले मनदीप काजला जी के पास तो है ना फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसका कोई संगठन नहीं है, मत लड़ो उसके साथ। एक पिस्तौल की फोटो है, बहुत ग्रुपों में आपने देखी होगी, रिवॉल्वर के साथ। भाई ये तो आतंकवादी है, ये तो मतलब हरियाणा, राजस्थान, पंजाब कई स्टेटों में जो है हथियार सप्लाई करता है। ऐसी ऐसी शिकायतें लोटस सोसाइटी और किसान सोसाइटी के डायरेक्टर बहुत से एसपीओ को मेल कर चुके हैं, डीजीपी हरियाणा को मेल की। बड़ा भारी पड़ेगा उनको, क्योंकि मैं कस्टमर हूं, कस्टमर की लड़ाई लड़ता हूं और लड़ना जानता हूं, उनके बस में बात नहीं है ये। साथियों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी हम आईए लगाते हैं, कल को कोई सवाल उठे कि आपके पास कितने कस्टमर हैं, तो मुझे फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सिर्फ मैंने वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हिंदुस्तान से मांगे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान से। मेरे पास 18 से 20 हज़ार ग्राहकों के डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आए हैं। मैं आज धड़ल्ले से लड़ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। कल को अगर बात आती है, मैं उन डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कितने ग्राहक मेरे साथ हैं। पीएसएल की मेरी खुद की पॉलिसियाँ हैं, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भी लगा रखे हैं कि भैया मैं कस्टमर हूँ, एजेंट बाद में हूँ। एजेंट की कोई परिभाषा नहीं है, हम कस्टमर हैं, हम कस्टमर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी जो ऑक्शनें चल रही हैं, इनके साथ साथ 2-3 दिन से मेरे पास जिक्र आ रहा है कि पिछले 2 महीने से पंजाब सरकार इस पे फुल्ली काम कर रही है। हर डीसी को आदेश दे रखे हैं, हर तहसीलदार में इन पे आदेश हैं और पूरी जांच चल रही है कि पीएसएल की किस तहसील में कितनी कितनी ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं, उनकी वैल्यू क्या है, कितना निष्कर्ष निकल के आएगा। साथियों, पंजाब गवर्नमेंट का प्रपोजल का जिक्र पिछली डेट पे भी आपने सुना होगा। सेबी के वकील ने कहा कि जी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है, इन दोनों प्रोजेक्टों पे प्रपोजल दे रही है पंजाब गवर्नमेंट। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप बात करिए, प्रपोजल लाइए। और वो प्रपोजल मेरे सुनने में आया कि 2500 करोड़ का देने जा रहे हैं वो।
अब जो प्रपोजल 2017 में 10,000 करोड़ का था, आज वो अगर 2500 करोड़ का देंगे तो हमें क्या करना चाहिए? रोकना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं मेरी बात? वो रोकने और वो ऑब्जेक्शन लेने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा साथियों, और मैं खड़ा हूँ, लड़ूंगा। मैंने कहा किसान का तो 40 ही है, सिर्फ 40 करोड़ है, हाँ, और नवकेतन का शायद 14 या 15 करोड़ है। छोड़ो यार, छोड़ो, उन पे बाद में जाएंगे। लोटस सोसाइटी की समाल खां की एकमात्र ज़मीन है, जो मैंने पहले भी कहा था, जिस पे कोई रोक नहीं है, उसको हम कभी भी बेच सकते हैं। और पब्लिक का पैसा दिलाने के लिए इस पूरे जो फंसा हुआ मकड़ जाल है, इसको खोलने की, मैंने कहा दानगढ़ जी, जो की है, जो चाबी है, वो लोटस सोसाइटी है। मैंने बोलो कैसे? त्रिपाठी जी याद आपको? मैंने कहा था, मैंने कहा 66 एकड़ ज़मीन है, नेशनल हाईवे पे है, 4 से 5 करोड़ एकड़ पर एकड़ की ज़मीन की कीमत है उसकी। आप अगर 66 एकड़ ज़मीन बेचेंगे, 4 करोड़ के हिसाब से भी बेचेंगे, तो कितना चला जाएगा? 250, 2500 नहीं, 250 करोड़ चला गया। मैंने कहा जब 10 साल से हमने लोगों को पैसा नहीं दिया, तो 6 महीने और भी रोक सकते हैं ना। किस लिए रोकेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो 250 करोड़ रुपए हम यूं का यूं पीजीएफ की कमेटी को देंगे। पकड़ो जी पैसा, पीजीएफ रिलीज करो। समझ रहे हैं मेरी बात? अब पीजीएफ रिलीज होगी, दैट मीन मंगू साहब रिलीज हो जाते हैं, और वो अगर आ गए तो फिर आगे हमें नहीं लगता कि हमें कुछ करने की जरूरत है, थी ना। अब 250 करोड़ पीजीएफ रिलीज होती तो पीजीएफ के पास 15,000 प्रॉपर्टियां हैं, और जिन 250 करोड़ के बदले में 350 प्रॉपर्टियां आती, वो 1200 से 1300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हम बेच के 500 करोड़ का डीडी लगाते पीएसएल की कमेटी में, और पीजीएफ कहती कि जी हम देनदारी लेने को तैयार हैं, बेचने की परमिशन हमें दी जाए। मिलती कि नहीं मिलती परमिशन? दानगढ़ जी का ना हाँ आया ना आया, कोई जवाब आया हो तो बताओ। मैंने दानगढ़ जी को एक बात और बोली, ला कर रहे हो आप, भंगू साहब के खिलाफ बोलते हो हमेशा। जिस दिन भंगू साहब का दाह संस्कार हो रहा था, उस दिन भी वो लाइव टीवी पे किसी दूसरे चैनल पे बैठ के गालियां दे रहे थे। ये संस्कार मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में किसी के होंगे, वो कर रहे थे। मैंने कहा दानगढ़ जी, उसके बावजूद भी फर्क इतना ही है कि आप फेवर कर रहे हो सुखदेव सिंह पीएसएल एमडी की, जो 5 पैसा भी लोगों का पैसा वापस देने के मूड में नहीं है। आप फेवर कर रहे हो गुरमीत और भट्टाचार्य की, जिन्होंने पहले ही बहुत कंपनियों में फ्रॉड करके लोगों के पैसे खा रखे हैं, यहाँ तो वो देने की सोचेंगे भी क्या। और मैं फेवर कर रहा हूँ उस व्यक्तित्व की, उस व्यक्ति की, उस कंपनी की, जिसने आज से पहले 5-7 और कंपनियों के पैसे दे चुका है। मैं फेवर करता हूँ भंगू साहब की, जिसने गोल्डन फॉरेस्ट, गोल्ड माइन, एवरग्रीन, पैरागॉन, इन तमाम कंपनियों की मैच्योरिटियाँ जिस बंदे ने दी है। फ़र्क है। मैं फेवर करता हूँ उस परिवार की, उस फैमिली की, भंगू साहब की और भंगू साहब की बेटी की, जो आज भी इस हालात में भी ये कहती है कि हम ग्राहकों का पैसा वापस देंगे। और षड्यंत्र के तहत आज वही उनकी बेटी और दामाद ईडी की गिरफ्त में है ना। क्या गुनाह है कि भंगू साहब की बेटी और दामाद हैं? क्या गुनाह है? ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों में डायरेक्टर थे, जो कि पैसा आ ही चुका है। आरोप क्या रहा? ऑस्ट्रेलिया से आ चुका है 427 करोड़ रुपए। फिर आरोप क्या रहता है? क्योंकि वो भंगू साहब की बेटी है, कस्टमर की लड़ाई लड़ना चाह रही है, वो भंगू साहब के दामाद हैं, लोगों के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, ये थोड़ा डिले हुआ। मुझे कोई संगठन के रूप में भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, आज तक कभी नहीं मैंने लोगों को परेशान किया। त्रिपाठी जी मैं देख रहा हूँ शुरू से लगे हुए हैं। इन्होंने मेरे से विशेष आग्रह किया कि काजला जी आप एक दिन आ जाओ, हम कुछ साथियों को इकट्ठा कर लेते हैं। आप अपनी बात जरूर रखो ताकि लोगों को कम से कम पता तो चले कि हो क्या रहा है, हकीकत में हकीकत क्या है। मार्केट में देखो, हम बल्ज में काम करते थे, मीटिंगों में सुनते थे ना, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन हकीकत ये है। एक चीज़ मैंने आपको बीच में भी बोली थी, मेरी बोली हुई किसी भी बात का कोई भी आपको अगर फैक्ट चाहिए, मैं आपके बीच में बैठा हूँ, हर चीज़ में आपको फैक्ट के सामने आपको डॉक्यूमेंट्री दूंगा। ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा साथियों, अगर आपको लगता है कि हम सही राह पे हैं और हमारा संगठन सही काम कर रहा है, मैं सही काम कर रहा हूँ, तो मैंने त्रिपाठी जी के बारे में एक चीज़ सोची है। अगर आप सहमत हो तो मेरे संगठन की तरफ से अभी तक हमने कोई नेशनल इकाई नहीं बनाई है, सिर्फ शशि धीमान जी और मैं हूँ।
बाकी हमने सिर्फ मेंबर बनाए हैं। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में, कल भी हमारा जिक्र हुआ था कि जितनी ज़मीनें हैं इनको पता है, ये अवलोकन कर सकते हैं। जो ज़मीनें अटैच नहीं हैं उनको हम अटैच करवा सकते हैं। अटैच ज़मीनों को जल्दी कोई बायर लगा करके उनको हम बिकवा सकते हैं, ग्राहकों का पैसा वापस दिला सकते हैं। इस कार्य को उत्तर प्रदेश में करने के लिए पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मैं चाहता हूँ स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में मैं विकास त्रिपाठी जी को नियुक्त करने जा रहा हूँ। आप बताइए, क्योंकि मैं देखो दिल से करता हूं मैं कोई भी काम, मैंने देखा है बशर्ते हूँ किसी भी संगठन के साथ रहे हूँ, किसी का भी इन्होंने वीडियो जारी करा हो, किसी भी मीटिंग में गए हों, लेकिन मुझे एक पता है कि ये मेरा भाई शुरू से ही ग्राहकों की लड़ाई लड़ रहा है, ईमानदार आदमी है। तो ये मेरे संगठन में मेरे साथ दिल से चाहता हूँ कि मेरे साथ आएँ, और अगर आप चाहें तो मैं इनको स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ नियुक्त करने जा रहा हूँ। पहले तो त्रिपाठी जी को सम्मानित कर दूं स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में। जी जी। अच्छा ठीक है, आधा घंटा। और ये जिम्मेवारी मैं पूरे उत्तर प्रदेश की त्रिपाठी जी को दे रहा हूँ, वीडियो बना लोगे, और ये जिम्मेवारी आपके कंधों पे दे रहा हूँ। उनके हाथ मजबूत तो होंगे, क्योंकि शुरू से लगे हुए हैं त्रिपाठी जी। लाइट भी गया। जी 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 जरूर जरूर, क्योंकि आप लोगों के लिए शुरू से लड़े हैं त्रिपाठी जी। अच्छा अच्छा, मिल जाएंगे ग्रुपों में, सारे डाल देना आपस में ना। विकास त्रिपाठी जी पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से स्टेट प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, और धन्यवाद हमारे प्रधान अध्यक्ष जी का, मनदीप काजला जी का, जिन्होंने हमारी ईमानदारी को जो भी देखा हो उसके लिए मैं तहे दिल से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, आभार इनका प्रकट करता हूँ कि जो भी ये हमें काम देंगे उसको मैं, क्योंकि बिना प्रभु की इच्छा से कुछ भी नहीं होता है, ये प्रभु की इच्छा है, ईमानदारी से कार्य करेंगे। धन्यवाद सर। मनदीप काजला जी संघर्ष करो, मनदीप काजला जी संघर्ष करो, थोड़ा खड़े हो जाए सब लोग। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, निवेशक एकता जिंदाबाद, निवेशक एकता जिंदाबाद। ये एसोसिएशन, इसका नाम ले। पल्स इन्वेस्टर्स वेलफेयर ट्रस्ट जिंदाबाद, पल्स इन्वेस्टर्स वेलफेयर ट्रस्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद, निवेशक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनदीप काजला जिंदाबाद, मनदीप काजला जिंदाबाद, रामसागर शुक्ला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामसागर शुक्ला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, विकास त्रिपाठी जी जिंदाबाद, विकास त्रिपाठी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की मीटिंग का क्या निष्कर्ष रहा आप सबकी दृष्टि में? ये जो कार्यक्रम हुआ तो इससे क्या लग रहा है कि कहीं कुछ आपकी जो आशा की जो किरण थी कहीं कुछ विश्वास में बदलेगी? बिल्कुल सर, ये आज का जो प्रोग्राम हुआ है और काजला जी से हमारी पहली मुलाकात हुई है, हमें इससे उम्मीद ये लगती है कि हमारा जो पीएसएल का पैसा डूबा हुआ है उसकी उम्मीद की किरण 101% जागी गई है। जागेगी, जागेगी, और आने वाले समय में जो समय आएगा उसमें काजला जी जो लड़ाई लड़ेंगे तो उससे लगता है कि हमारी जो जितने भी निवेशक हैं सभी पीड़ित हैं उनका सबका पेमेंट भी होगा। उसमें थोड़ा समय लग सकता है मगर पेमेंट सबका होगा। ये हमें या कानपुर हो या लखनऊ हो, हर संगठन में हम शामिल हुए हैं और बहुत पैसा भी फूके हैं, लेकिन बीच में थक चुके थे, हार चुके थे कि अब शायद कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर से एक रास्ता मिला है और एक
सर के माध्यम से हमारे जो मनदीप काजला सर आए हैं उनको मैंने सुना है और उनको सुनने के बाद एक अंदर से फिर से आवाज आई है कि शायद मैं उन गरीब लोगों का पैसा दिलवा सकूं और कहना चाहेंगे अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो हम आप सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और 100% सभी को पैसा दिलवाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, बस यही कहना चाहिए। लड़ने का काम दिया है। उत्तर प्रदेश से हम आपको 50,000 का आवेदन